ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन। देखो, इस इंटरेक्शन का पर्पस ये है कि आप लोग अभी बीटेक कर रहे हैं सिविल ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। आई सपोज यही दो ब्रांचेज है अभी, और कोई ब्रांच है अभी यहाँ पे? एनी अदर ब्रांच इज देयर? यस और नो? बोलना है आपने, इंटरेक्टिव रखना है। जब मैं कुछ पूछूंगा आपने तो रिस्पॉन्ड करना है आपने मेरे को, ठीक है? तो मेरे को ये लगेगा कि मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये जो इंटरेक्शन आप लोगों को रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए, राइट? क्योंकि मैं तुम्हें आज ऐसी ऐसी ऑप्शन बताऊंगा जिसके थ्रू तुम लोग एक्चुअल में जॉब की तरफ नहीं मूव करोगे, तुम लोग करियर की तरफ मूव करोगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं, हम लोग करियर नहीं देख रहे हैं। और जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चीजें, छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं, बस हम ना कर हम लोग वही सारी चीजें रही हैं जो उस करियर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन रास्ते बहुत सारे हैं, हमें एग्जैक्टली कौन सा रास्ता चूज करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो मेरी अगले आधे पौने घंटे की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनने, और मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से, मोबाइल फोन को पॉकेट में डाल दो या बैग में डाल दो, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। इससे होगा क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सुनोगे तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन इतने ज्यादा तुम करते हो ना ऐसे, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोबाइल फोन को अगले आधे पौने घंटे के लिए इसमें रख लो, बैग में, राइट? तो आप लोग अभी सिविल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि आफ्टर यू कंप्लीट योर बीटेक या बीटेक के दौरान भी आप अपने इस बीटेक की डिग्री को करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे 3 प्लेटफॉर्म है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी स्टार्टेड इन 2011 एंड इट इज टोटली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। देन इन 2017 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म, एंड आई वुड से दिस इज द ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म एंड इट इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे ऑनलाइन में, तुम्हें आते होंगे सामने, लेकिन आपको ये भी देखा होगा कि खास करके जो एडटेक कंपनीज हैं, लाइक वी आर द एडटेक कंपनी। एडटेक का मतलब क्या होता है कि एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप लोगों को टीचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज होना, जैसे ये एक बोर्ड है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोगों को यहाँ पे वीडियोस की फॉर्म में या अच्छे अच्छे 3D डायग्राम्स की फॉर्म में चीजों को बताया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है। अब हमें करना क्या है? रास्ते बहुत सारे हैं। मे भी कुछ चीजों को आपको पता होगा कि सर ये ऑप्शन होती है, ये भी होता है, हमने सुना है सर इसके बारे में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन रास्तों तक पहुंचने का या इस फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने का रास्ता है कौन सा, या सही रास्ता क्या है। सो देन वी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दिस योरपीडिया ऑनलाइन इन 2017, और आई एम प्राउडली सेइंग दिस थिंग कि इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। हमने डेंट डाला है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, खास करके इंजीनियरिंग डोमेन में। हमने बहुत बच्चों को गाइड किया है, स्पेशली फॉर द हायर स्टडीज, राइट? नाउ थर्ड प्लेटफॉर्म, दिस योरपीडिया ग्लोबल। Global is platform where we are guiding students to go abroad, but not the way the people are doing here in Punjab, हरियाणा, या यहाँ पे जिस तरीके से कर रहे हैं, एजेंट वाला, टाइप वाला, वो सिस्टम नहीं है। जो जेन्युइनली पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है और जो पैसा कमाने के लिए जाना चाहता है, पैसा खर्च करके नहीं जाना है हमने, पैसा कमाने के लिए। आप अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं? मे बी आप लोगों में से कुछ इंटरेस्टेड होंगे, यस सर आई एम एस्पिरेंट टू गो अब्रॉड, मेरे को अब्रॉड जाना है। लेकिन हम लोग रास्ता क्या पकड़ते हैं? हम एजेंट के पास जाते हैं कि मेरे को जाना है, कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूएसए जाना है। वो बोलेगा इतने लाख लगेंगे। हम पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीका है बाहर जाने का जो वो कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में बीइंग एन इंजीनियर, आप लोग सभी टेक्नोक्रेट्स हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मैं बोलूंगा वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को या किसी भी, ये पूरी दुनिया को डेवलप कर सकता है। तो इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। अब आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है कि ये सर मैं टेक्नोलॉजी के चीज में, सर ने मेरे को बताया कि सर यहाँ पे बच्चों ने पेटेंट फाइल किए हुए हैं, अब उसका एक्चुअल में फायदा कैसे लेना है, दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म इज देयर वेयर वी आर गाइडिंग पैन इंडिया स्टूडेंट्स who are aspirants to go abroad but they are targeting very good universities। वो टाई अप वाली यूनिवर्सिटीज नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना है। तो क्या तरीका है अब्रॉड जाने का? देयर वी आर इन दिस योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म वी आर गाइडिंग, राइट? So this is the agenda of this presentation. We have to discuss about the higher education and the job after you complete your BTech। लेकिन जर्नी तभी से स्टार्ट होता है जब तुम्हें इंफॉर्मेशन लग जाए पता कि ये रास्ते हैं, उसी दिन से तुम अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है कि तुम्हें बीटेक कंप्लीट करना पड़ेगा तब हम लोग जो है इसका स्टार्ट करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो आप लोग सभी इंजीनियरिंग डोमेन में इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
सबसे बड़ी जबरदस्त चीज जो आज के टाइम पे मैं हर कॉलेज में जाके बोल रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी में जाके बोल रहा हूँ, जहां पे भी मेरे सेमिनार्स हो रहे हैं, कि आप इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं, आप इंजीनियरिंग के ऐसे एरा में हैं जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। इस इंजीनियरिंग के एक आप ऐसे एरा में हैं जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। वो टाइम गया जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता था। इस टाइम पे कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग पे बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अब अगर आप देखोगे, मैं कॉलेजेस विजिट कर रहा हूं, अब फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इंजीनियरिंग रिवाइव होना स्टार्ट हो गया है। स्टूडेंट्स में जो एडमिशंस है, आपके कॉलेज में भी देखना फर्स्ट ईयर में बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, स्पेशली मैकेनिकल वगैरह में या इलेक्ट्रिकल में या सिविल में फर्स्ट ईयर में एडमिशंस बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा। ये 2016-17 के बाद डाउनफॉल आया था, इंजीनियरिंग डाउन आया। ये 10 साल का साइकिल होता है, 10 साल कोई चीज ऊपर जाएगी, फिर 10 साल नीचे जाएगी, फिर 10 साल ऊपर जाएगी, ये साइकिल है। ये लास्ट टाइम भी हुआ था एक। अब हमें करना क्या है, इस चीज का फायदा कैसे उठाना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आप ठीक है बोल तो रहे हो कि ठीक है इंजीनियरिंग के थ्रू आज के टाइम पे करियर बनाना आसान है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज कि सर रास्ते क्या क्या हैं, और जो आप आसान की बात कर रहे हो ये आसान कैसे है, किस तरीके से आप बोल रहे हो। देखो एक चीज तो दिमाग में रखना कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो इसके लिए करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो देखिए और इसके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आज आपको चीजें बताऊंगा वो सारी की सारी बेस्ट चीजें होंगी, बेस्ट चीजें होंगी जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ले सकता है। अब हमें यह पता है कि जब हमें कोई भी चीज अच्छी चीज चाहिए उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंपीट करना पड़ेगा। ये चीज तो जानते हो ना, कोई भी अच्छी चीज आसानी से मिल सकती है लाइफ में, मिल जाएगी। है कोई एक चीज मेरे को बता दो यार, कोई एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी है और बिना मेहनत से मिल जाए, कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, जो चीजें तुम्हें मेहनत से मिलती है वो सारी चीजें अच्छी होती है। ये भी ट्रू है कि जो चीजें तुम्हें मेहनत में मिलेगी वो सारी की सारी चीजें अच्छी होती हैं। अब वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज दिमाग में, आप बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ आराम से। अब एक चीज हमें दिमाग में रखनी है कि आज से जो मैं आज चीजें तुम्हें बताऊंगा, आने वाले जो 2-4 साल है ना, आने वाले 2-4 साल थोड़ा स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर। क्योंकि अगर तुमने ये 2-4 साल मेहनत किया, स्ट्रगल किया, वही तुम्हें आउटकम देगा, वही तुम्हें डिविडेंड देगा 2-4 साल के बाद। इमीडिएट एक्सपेक्ट मत करके रखना, क्योंकि जो चीज तुम्हें आसानी से मिल गई, इमीडिएट मिल गई, वो आसानी से मिल गई। प्लेसमेंट हो गया 2-3 लाख का, वो आसानी से मिल गई, वो अच्छी चीज नहीं होगी। ऐसी चीज जिसके लिए तुमने 1-2 साल का एफर्ट किया, मेहनत किया, उसके बाद कोई चीज मिली है, डेफिनेटली वो हमेशा अच्छी होगी। और वो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैंने बोला कि भाई आज के टाइम पे इंजीनियरिंग के थ्रू करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अब इसका प्रूफ कैसे है, एक चीज दिमाग में रखना, आज मैं जो चीजें तुम्हें बताऊंगा ना, कहीं पे भी ना दिमाग में क्वेश्चन मत रेज करना, क्वेश्चन मार्क मत रेज करना कि सर ये बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, या ये तो झूठ है, ये तो ऐसे ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ये डाउट मत लेके आना दिमाग में, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आएगा ना तो इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजों के मैं तुम्हें फैक्ट भी ना दिखा पाऊं, उसके मैं तुम्हें प्रूफ भी ना दे पाऊं, लेकिन क्योंकि हम लोग इन्हीं चीजों से डील कर रहे हैं, मैं तुम्हें उसके कंक्लूजन दे रहा हूं कि भाई ये है आज चीज, तो इस चीज को मान के चलना। क्योंकि जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों को हमें जान के चलना होता है, कुछ चीजों को हमें मान के चलना होता है। हर चीज को तुम जान नहीं सकते हो, हर चीज को तुम मान नहीं सकते हो, लेकिन जिस चीज को मानना है, सर बोल रहे हैं कि भाई अगर 40 नंबर मेरे गेट में आ जाते हैं उससे तुम्हारा करियर बन जाएगा, तो मान लेना। इसको क्वेश्चन मार्क मत रेज करना कि ये कैसे पॉसिबल है सर 40 नंबर से। जो मैं तुम्हें बोलूंगा उसको तुमने मानना है कि ये चीजें ट्रू है। अब मैंने एक वर्ड बोला, गेट एग्जाम, सुना इसके बारे में सभी ने? नाम सुना इसका एग्जाम का? कोई ऐसा है जिसने एग्जाम का नाम पहली बार सुना है? देखो गेट एक ऐसा एग्जाम है, दिस इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कब होता है? हर साल होता है। कब होता है? फरवरी में फिक्स है, इसने हर साल होना ही होना है। अभी तक पहले 2 वीकेंड फिक्स होते थे गेट एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इस बार पहला और तीसरे वीकेंड पे आपका गेट का एग्जाम होना है, राइट? अब गेट का एग्जाम क्या है, हम लोग इंजीनियरिंग का जितना भी स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें नाम में इंजीनियरिंग है, तो आज से अगर तुम 3-4 साल पीछे चले जाओ या 5-6 साल पीछे चले जाओ तो ओनली इंजीनियरिंग वाला डोमेन स्टूडेंट ही इस एग्जाम को लिख सकता था। लेकिन अब नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं उनके लिए। अब गेट एग्जाम जब हम वर्ड सुनते हैं ना तो हमें डर लगता है, पता नहीं किस चीज से डर लगता है, वो तुम्हारा डर निकल जाएगा आज। 2 चीजें दिमाग में आती है जब हम गेट एग्जाम का नाम सुनते हैं। पहला तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आता है दिमाग में। कितने बच्चों को लगता है कि गेट डिफिकल्ट एग्जाम है? कितने बच्चों को लगता है?
करो करो करो, 50% से ज्यादा हाथ खड़े होंगे। अब 2 मिनट के लिए हाथ खड़े रखना। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है। आप में से कितनों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे गेट के? अभी भी लग रहा है डिफिकल्ट है? अभी भी लग रहा है? तो इट मींस कि तुम्हारे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि गेट को समझ के चलना है। देखो गेट एक ऐसा एग्जाम है, पहला चीज वो क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है। उसको आप कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो कि कॉलेज में जिस तरीके से मैंने एक बार सर गो थ्रू कर लिया, मैं पेपर लिखाऊंगा, मे भी ठीक है, मेरे 80% नहीं आएंगे तो 70% आ जाएंगे, कॉलेज के लिए चल जाएगा। लेकिन गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। पहले हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा, गेट का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है, एसएससी जेईई एग्जाम है, आपके स्टेट जेईई के एग्जामिनेशन है। सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है एग्जाम को, कि वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की वो प्रिपरेशन मांगता है। गेट एग्जाम जितना क्वेश्चन आता है उसके अंदर मोर देन 90% उसके अंदर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब ये लगा लो कि जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, ओनली 5% या 8% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके हाथ खड़े रहे जब मैंने पूछा कितनों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। तो अब ये मान के चलो कि साइकी कहां पे बैठी हुई है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे भी नहीं उठा के, और हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया कि एग्जाम डिफिकल्ट है। पहला पॉइंट। दूसरा, गेट एग्जाम कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में डेफिनेटली हर ब्रांच में 15 से 20 नंबर का पार्ट ऐसा होता है जो डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए बहुत अच्छा लेवल चाहिए प्रिपरेशन का, वो डेफिनेटली चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन आज का सिचुएशन क्या है? मेरा दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों में से कितनों को ये लगता है कि गेट में मेरे को 60+ नंबर चाहिए तभी मेरा कुछ बनेगा गेट के थ्रू? किसको लगता है? किसी को नहीं लगता? 50+ नंबर चाहिए मेरा गेट से हो जाएगा, 50+ नंबर, 40+ नंबर चाहिए मेरे को गेट से हो जाएगा। अभी एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं है। फिर अगर तुम हाथ नहीं खड़े कर रहे हो तो इट मींस तुम्हें पता ही नहीं कि गेट के थ्रू होता क्या क्या है, ऑप्शंस मिलती क्या क्या है। दैट इज द रीजन व्हाई आपके हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। देखो वो टाइम किया जैसे मैं अब गेट एग्जाम को हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम मानते हैं इंजीनियरिंग के लिए। किसी टाइम पे जब बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट हो रहा था, तो उस टाइम पे गेट को एक एग्जिट एग्जाम बनाने की बात चली थी 2014-15 के आसपास, कि गेट को एग्जिट एग्जाम बनाते हैं। मतलब कि जो बीटेक कंप्लीट कर लिया, अगर किसी का गेट क्वालिफाई होगा उसी को बीटेक का डिग्री मिलेगा। ये 2014-15 के आसपास बात चली थी, लेकिन ये बीच में अटक गया बात, क्योंकि उसके बाद इंजीनियरिंग वैसे ही डाउन आना स्टार्ट हो गया, तो ये बात बीच में अटक गई, और कुछ और भी रीजंस थे कि इसको करने का। अब आप लोगों को, मेरे को नहीं पता कि जब कोई एमबीबीएस करता है तो उसको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है। पता है इसके बारे में आपको कि जब कोई एमबीबीएस करता है उसको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है, कि अगर उसका एग्जाम क्वालिफाई होगा तभी उसको एमबीबीएस का डिग्री मिलेगा। ऐसा ना हो कि लोगों की जान ही ले ले बाहर जाके, ऐसा होता है। सिमिलरली इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा रोल है कि तुम डिग्री तो तुम्हें मिल रही है, तुम 8, 9 सीजीपीए, 6, 7 सीजीपीए लेके आउट हो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ भी है कि नहीं है? क्या तुम्हें ये पता है कि नहीं पता कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर तुम्हें यही नहीं पता है चीजों को, तो गड़बड़ करोगे ना बाहर जाके, तुम जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे चीजों के पास। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जो एक कंसेप्चुअल एग्जाम है। गेट क्या एग्जाम है? ये एक कंसेप्चुअल एग्जाम है। इसमें चीजों को समझ के चलना पड़ता है। मैंने तुम्हें बताया कि गेट में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें 80-90% क्वेश्चंस क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब मेरे को बताओ, न्यूमेरिकल्स तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे, देख के प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स को? अब न्यूमेरिकल होता क्या है? टीचर क्लास में कंसेप्ट बता रहा है, तुम्हें समझा रहा है, शीयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझा रहा है, लेकिन जो उसको अप्लाई करना है, उस कंसेप्ट को तुम अप्लाई कहां पे करोगे? न्यूमेरिकल्स में करोगे। तो न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज है कि कंसेप्ट को पक्का करने के लिए, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट लिंक्ड हैं। लेकिन जो तुम्हारे कॉलेज में एग्जाम्स आते हैं उसमें क्या होता है? मे बी शायद 30-40% के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स होते हैं एग्जाम के अंदर, एमएसटीज के अंदर या फिर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। और मतलब इस चीज को अदरवाइज मत लेना, यूनिवर्सिटीज खास करके जब से बन गई हैं, हम लोग नोट्स से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, हम लोग क्लास नोट्स को ही फॉलो कर रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ये पहले नहीं होती थी चीजें। पहले क्या होता था, जब पीटीयू और बाकी कॉलेजेस होते थे, पता नहीं क्या पूछ लेगा एग्जाम के अंदर, तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते थे। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं। अब अगर तुम अपने आप को लिमिटेड यहां तक रखोगे कि मेरे को नोट्स और मेरा पर्पस सिर्फ कॉलेज है, नोट्स से यस कॉलेज के एग्जाम निकल जाएंगे, लेकिन उन नोट्स से गेट एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अगर तुम गेट एग्जाम के लिए तुम क्रैक करना चाहते हो तो गेट की एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। वहां पे थ्योरेटिकल इतना नहीं आता तो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, वहां पे आता न्यूमेरिकल है तो हमें क्या करना है?
लिख के प्रैक्टिस करना है। अब हमने जो दूसरी चीज मैंने बोला शुरू में कि गेट के मतलब आज के टाइम पे इंजीनियरिंग में करियर बनाना बहुत आसान है। रीजन उसके पीछे कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। ड्रास्टिकली लो कैसे? अपने कॉलेज के एग्जांपल ले लो। 2016-17 में सिविल में या इलेक्ट्रिकल में कितना इंटेक होता था? मे बी फुल होती होगी 60-70 बच्चे। आज कितना आ रहा है? मेरे को सर ने बताया फाइनल ईयर में 30 का स्ट्रेंथ है, प्री फाइनल ईयर में 35 का स्ट्रेंथ है। यही है, सेम इलेक्ट्रिकल की सिचुएशन है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो क्या ये आपके कॉलेज की सिचुएशन है? क्या ये आपके कॉलेज की सिचुएशन है? ये पूरे इंडिया की सिचुएशन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को एक साइड पे छोड़ दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट में भी ट्रबल्स हैं। मैं ये वाइको गया था, ये जादविंद्रा कॉलेज है आपका तलवंडी साहबों में, मैकेनिकल में 3-4 बच्चे हैं। ये हर कॉलेज की सिचुएशन है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स इतना कम हो जाएगा, ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो वैसी रहेंगी। एग्जांपल लेके चलते हैं। 2016-17 में पीक हिट किया था इंजीनियरिंग ने। 2016-17 में पीक हिट किया था इंजीनियरिंग में। तब तकरीबन 12.5 लाख बच्चों ने गेट का एग्जाम दिया था। हम रेफरेंस इसी को लेके चलेंगे क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है और किसी एग्जाम को तुम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते इंजीनियरिंग के लिए। यस, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लिया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज को हर कोई नहीं लिखता है, या वो कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो 12.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया 2016-17 में। कितना परसेंट बच्चा गेट क्वालिफाई करता है? कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करता है? अंदाजा बोलो बोलो। 15 से 18%। अब इसका मतलब इससे रिलेट मत करना कि सिर्फ डिफिकल्ट है इसी कारण से इतना कम बच्चा क्वालिफाई करता है। नहीं, जितना बच्चा गेट के लिए अप्लाई करता है 15 से 20% तो देने ही नहीं जाता, और जो देने जाते हैं उसका 50% विदाउट प्रिपरेशन देके जाते हैं, और जो पीछे बचा 50% जो कि टोटल का 40% है वही एक्चुअल में कंपीट करता है, और उसी में से ऑलमोस्ट 50% क्वालिफाई कर जाते हैं। राइट? अब 12.5 लाख का 18% कितना होता है? 12.5 लाख का 18% कितना होता है? जल्दी करो, जल्दी अंदाजा ही बता दो। तो यार कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ा ना है। रफली 2 लाख, रफली 2 लाख बच्चा क्वालिफाई किया। अब मोटा सा तुम्हें भी आइडिया होगा कि गेट के थ्रू ऑप्शंस होती हैं। तुम्हें पता है गेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल के लिए पीएसपीसीएल में जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो गेट के थ्रू मिलता है। अब गेट के थ्रू मेरे को पब्लिक सेक्टर में जॉब्स मिलती हैं। पीएसयू के नाम आपने कुछ सुने होंगे। गेट के थ्रू मेरे को एमटेक ऑप्शन मिलेगा। गेट के थ्रू मैं आईआईटी जा सकता हूँ। गेट के थ्रू में और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। अब 2 लाख बच्चा एलिजिबल था, वो सारी ऑप्शंस जो गेट के थ्रू मिलती हैं उसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब गेट का रिजल्ट आता है या जब तुम्हें कहीं पे अप्लाई करना होता है, वहां पे ये नहीं लिखा होता कि तुम्हारा मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। ये कहीं लिखा नहीं होता। इट मींस कि यू ऑल आर एलिजिबल। वो 2 लाख बच्चा जो क्वालिफाई किया वो सारा एलिजिबल है टू अप्लाई थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? ये 2024 में जो गेट का एग्जाम हुआ है किसी को आइडिया कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और कितने बच्चे अपीयर हुए? है आइडिया कोई अंदाजा? ओनली 4.5 लाख। 12.5 लाख से ओनली 4.5 लाख। क्वालिफाई कितना किया? वो विंडो वही है 15 से 18%। ऑल्दो इस बार 16.5% के आसपास है जो क्वालिफाई किया है। मैं 18% लेके चल रहा हूं। 4.5 लाख का निकालना 18% कितना हुआ? 18 दूना 36 दूना 72 और 9 81, तो रफली 80,000 बच्चा। नाउ 80,000 बच्चा इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल दोज ऑप्शंस जो गेट के थ्रू होती हैं। 80,000 बच्चा एलिजिबल है। नाउ वेयर इज द डिफरेंस? पहला डिफरेंस कहां? 2 लाख बच्चा कहां? बोलो 80,000 बच्चा। कंपटीशन वैसे ही कम हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, आप लोगों को पता है ना कि आप 3rd ईयर में गेट दे सकते हो, पता है ना आप लोगों को? तो इसमें बहुत सारा बच्चा है जो 3rd ईयर का है, जो कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकता इमीडिएटली। कम से कम 10,000 बच्चा इसमें से निकाल दो। कितना बचा? कितना बचा? 70,000। आप लोगों को पता है 2 गेट के पेपर दे सकते हो, पता है आपको? तो इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 2 गेट पेपर क्वालिफाई करके बैठा है। कम से कम 10,000। कितना बच गया? 60,000। 60,000 बच्चा एक्चुअल में एलिजिबल है उन सारी ऑप्शंस के लिए जो गेट के थ्रू मिलता है। अब उससे भी जबरदस्त चीज क्या है 60,000 के पीछे? ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर जो क्वालिफाई किया। 60,000 ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर जिसके मार्क्स 60+ हैं।
जिसके मार्क्स 60 प्लस है। मैं तुम्हें डाटा दूंगा, आईसी बेंगलोर ने इस बार पेपर करवाया है, उसने पूरा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट निकाल के दिया है, उनकी वेबसाइट पे पड़ा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका पीडीएफ। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं उसको मान के चलना, सर ट्रू बोल रहे हैं, राइट। 5% बच्चे के कितने नंबर है? 60%। इससे भी जबरदस्त चीज, इस 60,000 में 60% बच्चा ऐसा है जिसके नंबर 35 से कम है। 60% बच्चा ऐसा है जिसके नंबर 35 से कम है। तो व्हाट इज अ सेफ विंडो? 35 से लेके 60 नंबर, ये तुम्हारा सेफ विंडो हो गया, जिसके थ्रू तुम्हारा 101% मैं लिख के तुम्हें दे सकता हूं कि तुम्हारा करियर बन जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। अब पॉइंट यहां पे ये है, तुमने 4 साल बीटेक किया यार, क्या तुम 100 में से 35 नंबर भी नहीं ला सकते हो? ये तो फिर यहीं पे तो डाउट आता है, यहीं पे तो चीज आती है कि तुमने 9 सीजीपीए ले आए, लेकिन जब आज गेट एग्जाम की तुम उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। एग्जांपल, कोई पर्सनल मत लेना भाई, तो मान के चलो कि तुम नहीं ले पा रहे, कोई इट मींस कि देयर इज अ प्रॉब्लम, इट मींस कि तुमने इंजीनियरिंग को समझा ही नहीं है, तुम्हारा कंसेप्ट इज नॉट गुड। गेट एग्जाम क्या चीज है? गेट क्वालिफाई करने का मतलब क्या है लेमन लैंग्वेज में, कि तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ है। गेट क्वालिफाई करने का मतलब ये है। 8 सीजीपीए लाना, 9 सीजीपीए लाना, 6 लाना, 5 लाना, 7 लाना, क्या ये तुम्हारी कैपेबिलिटी और तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं? नहीं करता सीजीपीए का कोई, क्योंकि सीजीपीए जो आया है ना वो कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो कॉलेज के एग्जाम्स हैं, कंपटीशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। गेट एग्जाम मैंने बोला कि एक ऐसा स्टैंडर्ड एग्जाम है कि अगर तुम इसको क्वालिफाई करते हो तो इट मींस कि तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ है, योर कंसेप्ट्स आर ओके, तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारे ओके हैं। कंसेप्ट का मतलब मेरे को नहीं पता कि क्या होता है, तुम्हें समझाना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है कि क्या है, कहां पे कैसे अप्लाई करना है, ये कंसेप्ट्स हैं, वो तुम्हें अपने टीचर तुम्हारे बेटर बता देंगे चीजों को। तो ये चीज होती है। अब ये जो 35 से 60 मैंने सेफ विंडो बताया है, ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। अब मैं इसमें रिजर्व्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं रिजर्व्ड कैटेगरी, इफ यू बिलोंग्स टू एसटी या एससी या ओबीसी में मैंने देखा है, मैं भी दिखाऊंगा आपको इसमें जो टेबल दिया है, ओबीसी में जनरल से ज्यादा कंपटीशन हो गया है। ओबीसी में जनरल से ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है ओबीसी में, ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है ओबीसी में। लेकिन एडवांटेज ओबीसी को क्या मिल जाती है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तुम जनरल में लाइक कर जाते हो। पता नहीं इन चीजों का आपको आइडिया कि नहीं आइडिया कि रिजर्वेशन में ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो तुम्हारे पास जो सेफ विंडो है 35 से 60 नंबर का, ना 60,000 बच्चा एलिजिबल है, 2 लाख बच्चा एलिजिबल था 2016-17 में, आज 60,000 है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या अपॉर्चुनिटीज 2016-17 के कंपैरिजन में आज गेट के थ्रू बढ़ी होंगी, कम हुई होंगी या सेम रही होंगी? सोच के बताना 2 मिनट के लिए। इंक्रीज होगी, ये होनी है टाइम के साथ इंक्रीज। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पहला। दूसरा, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे 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 एक एक सिटी को लिया जा रहा है। चलो जैसे भी हो रहा नहीं हो रहा वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं, हमें अगर डेवलपमेंट करनी है, हम डेवलप्ड कंट्री का एक दर्जा लेना चाहते हैं जहां पे जो तुम्हारी बेसिक नीड्स हैं वो तुम्हें पूरी होनी चाहिए, क्वालिटी लाइफ तुम्हें चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, पानी तुम्हें साफ चाहिए, खाना पीना तुम्हें हाइजीनिक चाहिए, तुम्हें बिजली 24 घंटे चाहिए, ये बेसिक नीड्स होती हैं। अगर तुम्हारी ये बेसिक नीड्स तुम्हारी अर्निंग से इजीली पूरी होती है तो इट मींस कि यू आर अ डेवलप्ड कंट्री। लेकिन आज ये ट्रबल्स आ रही हैं। आगे की बात समझ, बात आ रही कि समझे? अब मेरे को तुम ये बताओ सोच के फिर, भाई तुम लोग क्यों नहीं एफर्ट कर रहे हो? सेफ विंडो में तुम्हें दे रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए 35 से 60 है। बात आ गई जी समझ में? अब गेट एग्जाम पहला डिफिकल्ट है, यस 20 नंबर का डिफिकल्ट आता है। अब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। कोई महारत्ना पब्लिक सेक्टर का नाम बोलना, कोई महारत्ना पब्लिक सेक्टर जानते हो? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जानते हो या नहीं जानते? यार चेहरे देखना जाए हुए हैं, नहीं जानते हो पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, नाम बोलो किसी पीएसयू का मेरे को। चलो मैं नाम ले रहा हूं जिसको तुम लोग, मेरे को लग रहा है डेली जाते हो वहां पे। पेट्रोल पंप, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। मैं इसका एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आईओसीएल में 2016-17 तक, या मैं बोलूंगा 20 तक भी, 19-20 तक, क्योंकि कंपटीशन रहा है 19-20 तक। नो डाउट इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में कम हुआ है, डाउन होना, लेकिन अदरवाइज क्वालिटी स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था उस टाइम पे, उसके बाद कम होना स्टार्ट हुआ है जब फर्स्ट ईयर का इफेक्ट आया है। बात आ रही कि नहीं समझ में? अब आईओसीएल महारत्ना पब्लिक सेक्टर है जिसका पैकेज 15 लाख प्लस है। वो ड्रीम है, बच्चों का ड्रीम होता है, मैकेनिकल वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का, या किसी भी
ब्रांच वाले स्टूडेंट का जिसको आईयूसीएल के बारे में पता है या जिसका जो आईयूसीएल के लिए एलिजिबल है, केमिकल वालों का। अब आईयूसीएल में 2018, 19, 20 तक जो कॉल आता था जनरल कैटेगरी का, आता था कम से कम 70-75 प्लस मार्क्स पे गेट में। ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आईयूसीएल में कॉल आता था 70-75 प्लस मार्क्स पे जनरल कैटेगरी। आज गेट 2024 के थ्रू आईयूसीएल से कॉल आ रहा है 35 नंबर पे जनरल कैटेगरी, 35 मार्क्स ओनली 35 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 35 मार्क्स, सिविल आई थिंक 43 मार्क्स वाज द कट ऑफ टू गेट द कॉल। ये कॉल है, सिलेक्शन नहीं है। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है। आ रही मेरे पास में, तो कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। अब मैंने बोला अब स्ट्रेटेजी क्या बनती है, स्ट्रेटेजी सुनो क्या है। मेरे को पहले के टाइम पे चाहिए थे, मेरा टारगेट पब्लिक सेक्टर, मेरे को जाना है यूसीएल, मेरा ड्रीम है, मैंने जाना वहीं पे है मान लो। उसके लिए मेरे को नंबर चाहिए 75 प्लस। आज मेरे को चाहिए 40-45 नंबर, सेफ साइड लेके चल रहा हूं। ये तो इस बार का 35 है, पता नहीं अगली बार कितना जाएगा, पता नहीं। मैं लेके चल रहा हूं 45 नंबर। तो मेरे को 45 नंबर लाने के लिए 100 नंबर का पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 75 नंबर का लाने के लिए मेरे को 100 नंबर पढ़ने का रिक्वायरमेंट था, लेकिन आज नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो वो 20 नंबर जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको छोड़ दो। उसको क्या करना है, हमें छोड़ दो। हमें करना क्या है, 80 नंबर का पढ़ना है। और जो 20 नंबर जो छोड़ना है वो ऐसा पार्ट छोड़ना है जिसमें तुम्हारा टाइम बहुत लगता है। एग्जांपल दे रहा हूं, सिविल ब्रांच, सिविल और इलेक्ट्रिकल यहां बैठे हैं। आपका जो गेट का टोटल मॉड्यूल है रफली 500 घंटे का है। 500 घंटे लगते हैं इसको तैयार करने में, मतलब टीचिंग आवर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम कहीं पे कोचिंग करते हो, कुछ करते हो, तो 500 घंटे लगते हैं। ना टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, दोनों के एग्जांपल लेता हूं। अब सिविल के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको कवर करने में रफली लगते हैं 220 से 240 घंटे। लेकिन इसमें से कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का। कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का। अब मेरे को बताओ, और इसमें से जो आता है वो सारा डिजाइन ही है, न्यूमेरिकल्स हैं, हार्डकोर न्यूमेरिकल्स। तुम इसको छोड़ दो, सिविल ब्रांच सारे छोड़ दो, चारों सब्जेक्ट्स को। नो डाउट इसका इंटरव्यू में रोल आएगा बाद में तुम्हें तैयार करने हैं। अब तुम्हें जो एफर्ट करना है, मान लो 300 घंटे में 80 नंबर का तैयार कर रहे हो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब मेरे को 500 घंटे नहीं पढ़ना, मैं बोल रहा हूं 300 घंटे पढ़ो, 80 नंबर का तैयार करो। 80 में से 45-50 नंबर ले आओ यार, ला सकते हो, यू कैन इजीली। लेट अस टॉक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आपका डिजिटल, सिग्नल, और उसके बाद आपका आ गया ये वाला पार्ट अपना ईएमएफटी वाला पार्ट, और एक मेजरमेंट। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें तुम्हें लगते हैं तकरीबन 150 घंटे। छोड़ दो, क्योंकि इसका जो नंबर जो आने हैं 10-12 नंबर का आना है। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, एनालॉग, ये सारा मिल मिला के कम से कम तुम्हें 45 नंबर का आता है। अब मेरे को बताओ, इसके ऊपर फोकस करो ज्यादा से ज्यादा, जहां से ज्यादा होता है उस पर ज्यादा फोकस करो। और जो से टॉपिक ऐसे जहां से आता ही नहीं, क्यों, क्या रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ने की, नहीं रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ने का। तो नाउ द स्ट्रेटेजी इज, पहला कि मेरे को 100 नंबर का करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को 80 नंबर का करना है। और 80 नंबर में से टारगेट करो 45 नंबर, टारगेट करो 45 नंबर, गेम तुम्हारा ओपन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो मैं चेहरे पढ़ रहा हूं, मैं भी शायद, जैसे आप लोगों ने पीएसयू का नाम नहीं सुना, ये चीजें हैं क्या चीज है, गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, होती क्या क्या, इससे मेरा करियर कैसे बनेगा, लेट अस डिस्कस ऑन दैट। पॉइंट अब समझ में आ गई, नींव बन गई है, नींव बन गई अच्छे से। नाउ अब बिल्डिंग खड़ी करते हैं इसके ऊपर। गेट एग्जाम किस किसने भरा है इस बार, गेट का एग्जाम भरे? ओ वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ एक कर रहे तैयारी। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, वो भी तुम्हें बता के जाऊंगा मैं। देखो गेट एग्जाम, अच्छा सेकंड ईयर से कौन कौन है हैंड रेज करना, सॉरी थर्ड ईयर से, अच्छा फाइनल, अच्छा रिमेनिंग फाइनल ईयर करना है हैंड रेज, वेरी गुड। नो देखो, अब तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि लास्ट डेट निकल चुका है। अब नेक्स्ट ईयर है, गेट 2026 पे टारगेट करोगे आप लोग, लेकिन तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हो, तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हो। अब गेट एग्जाम है क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? गेट एग्जाम क्या है, गेट के अंदर तुम्हारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, 65 क्वेश्चंस। 65 क्वेश्चंस आर देयर इन गेट एग्जाम।
100 नंबर का एग्जाम होता है और ये 3 घंटे का एग्जाम होता है 180 मिनट। तो 65 क्वेश्चन 180 मिनट, रफली कितना टाइम मिल रहा है क्वेश्चन पे? रफली 3 मिनट का। पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम दे रहा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट है, रीजन ये है क्योंकि इसमें ज्यादा पोर्शन क्या आता है? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स तुम्हें कैलकुलेशन करनी होती है, तुम्हें टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, इस कारण से वो तुम्हें टाइम ज्यादा देते हैं। ठीक है जी। अब ये 100 मार्क्स का जो आएगा, इस 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स, इसमें एक नंबर का भी ऐसा पार्ट नहीं है, एक क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसा नहीं आएगा जो तुमने ना पढ़ा हो टिल योर बीटेक। तो ये जो तुम्हें 70 नंबर का आएगा टेक्निकल सेक्शन, ये जो 70 नंबर का, ये तुम्हारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जो तुम पढ़ते हो। सिविल में तुम्हारे जो सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आपका एनवायरमेंट, सॉइल, ये 2 सब्जेक्ट मिला के ही 25 नंबर का आता है तुम्हें। क्वालिफाई तो तुम इसी के बेस पे कर सकते हो अगर उसमें कोई गलती ना करो। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सर्वे, हाईवे, इतना इजी है इनमें से मार्क्स लेना। सिर्फ क्या मांगता है? गेट प्रैक्टिस। गेट देख के नहीं होगा, गेट प्रैक्टिस करके होगा, लिख के होगा। आ रही कि नहीं आ रही बात? गेट याद करके नहीं होगा, गेट प्रैक्टिस करके होगा। राइट। तो 70 नंबर का इसमें क्या है? तुम्हारा टेक्निकल पार्ट है। चल गया। उसके बाद 15 नंबर का है तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड क्या है? जो आप 10th तक पढ़ के आए हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो सारे 10th तक। रीजनिंग क्या है? नंबर सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट, एजिस प्रॉब्लम पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? इंग्लिश, योर फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? यस, पढ़ के आए हो। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड है ना, इंजीनियर के लिए इसको तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले सारा 4 साल करते गए हैं, +1 से स्टार्ट हो जाते हो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो ये जनरल एप्टीट्यूड है, यू कैन इजीली डू दैट। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या बच गया आपका? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है? आप लोग पढ़ते हो अपना M1, M2, M3 पढ़ते हो ना, तो ये वही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो तुम लोग अपना मैथ में पढ़ते हो। तो 1 नंबर का भी इसमें ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम लोग नहीं पढ़ते हो। सिर्फ फर्क क्या है? सिलेबस सेम, जो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो वही सिलेबस है। वेयर इज द डिफरेंस? आपके कॉलेज का स्टूडेंट है वो? आपके कॉलेज के? उसको बुला लो यार, जल्दी से बुला लो अंदर, उसको देख रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा। ठीक है। तो 100 मार्क्स का जो आपको आएगा, ये सारा का सारा वही है जो तुमने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, 1 नंबर का भी इधर उधर नहीं होगा। अब हमें करना क्या है? अब इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला चीज मैंने तुम्हें बोला, ये क्रैम करके नहीं होगा, ये याद करके नहीं होगा, ये समझ के होगा, प्रैक्टिस करके होगा। और यहाँ पे लक तो बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता है। लक सिर्फ एग्जाम डे वाले दिन रोल प्ले करेगा। मैं आज आ रहा था, आते देखा बस का पंचर हो गया। मान लो आज गेट का एग्जाम होता है और उसमें गेट का कोई बच्चा बैठा होता, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसको लक फैक्टर बोलते हैं। आ रही कि नहीं समझ में? ये तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है चीजें। अब लक कहां पे रोल प्ले करता है, मेहनत कहां पे होती है? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है? मल्टीपल चॉइस, MCQ, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगी, टिक करना है एक राइट कौन सा है। और अच्छी चीज पता है क्या होती है? कंसेप्ट एक ऐसी चीज है, अगर तुम गलत कंसेप्ट लगाएंगे ना तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और गेट एक इतना अच्छा एग्जाम है कि उनको पता है कि तुम क्या गलती करोगे, क्या तुम्हारा गलत करके आंसर आएगा, वो वहां पे पड़ा होगा आंसर। ये सबसे अच्छी चीज होती है इस एग्जाम में, क्योंकि साल में 65 क्वेश्चन ही तो बनाने हैं उन्होंने एक ब्रांच के लिए। आ रही कि नहीं बस में? तो ये एग्जाम अगर तुम गलती भी करोगे तो तब भी वहां पे गलत ऑप्शन पड़ा होगा और तुम्हें लगेगा यार ये तो मैंने निकाल दिया, सही आंसर आ गया मेरा। ऐसा नहीं होता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा आता है इसमें? मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल आंसर, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन राइट होता है। तीसरा कौन सा आता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जिसमें आपको आंसर पुट करना है, वैल्यू डालनी, आपको टाइप करना है। और आई थिंक न्यूमेरिकल आंसर टाइप का फिलिंग द ब्लैंक वाले का नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। और 1 मार्क जो क्वेश्चन होता है उसका नेगेटिव कितना होता है? 0.33। और 2 मार्क वाले क्वेश्चन का होता है 0.67, क्योंकि 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, 35 क्वेश्चन आएंगे, बोल तो दो, 2 मार्क्स के। राइट, ये नीड से जगाने के लिए। अब गेट एग्जाम के कुछ फीचर्स हैं, ध्यान से समझना। और 3rd ईयर में जिन्होंने गेट का भरा है, अपने सेकंड, अब जिसने भरा उसको तो एडवांटेज ले जाएगा। कैसे एडवांटेज लेगा 3rd ईयर में भरने का, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं ये क्वालिफाई करने का क्या एडवांटेज है, कोई नहीं बता रहा तुम्हें 3rd ईयर में गेट एग्जाम देने का एडवांटेज क्या है।
देखो जब तुम थर्ड ईयर में, देखो पहले ये पढ़ लेते हैं, गेट में, गेट का एग्जाम आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स दे सकते हो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। इसका कोई एज लिमिट नहीं होता, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता, तुम चाहे एट द एज ऑफ 60 दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन ये है क्योंकि एक्चुअल में ये जो गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, दिस वाज फॉर टू टेक द एडमिशन इन द हायर स्टडीज। 2008 से पहले तक गेट एग्जाम वही देते थे जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लेना होता था या पीएचडी में एडमिशन लेना होता था। लेकिन 2008 के बाद क्या हुआ, इसके थ्रू जॉब का ऑप्शन भी मिलना स्टार्ट हो गया, तो दैट इज द रीजन वहां पे स्टूडेंट ज्यादा इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, राइट। तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। दूसरा 70-30 मैंने तुम्हें बता दिया, 70% टेक्निकल है, 30% तुम्हारा इसमें नॉन टेक्निकल है। तीसरा, गेट का सबसे, गेट के दो ब्यूटीफुल चीजें हैं। पहला, ये एक ऐसा मात्र ऐसा सिंगल एग्जाम है इस इंडिया के अंदर कि जिसमें एक एग्जाम देने से तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रही हैं, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रही हैं गेट के थ्रू। सर मेरे को प्राइवेट जॉब मिल सकता है, यस। क्या मेरे को गवर्नमेंट मिल सकता है, यस। क्या मेरे को पब्लिक सेक्टर मिल सकता है, यस। सर मेरे को एमटेक करना है, मिल सकता है, यस। मेरे को डायरेक्ट पीएचडी लेना है, कर सकते हो, यस। सर मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, यस। सर मेरे को बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे पास आइडिया है, क्या मेरे को सारी ऑप्शन मिल सकती है गेट के थ्रू? यस, मिल सकता है। सो दिस इज द ओनली एग्जाम इन दिस कंट्री जिसमें एक एग्जाम देने से तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रही हैं। और वो क्या क्या ऑप्शन है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक बार अगर तुम एलिजिबल क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम लोग एलिजिबल हो इन सारी ऑप्शंस में अप्लाई करने के लिए। गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, मतलब फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, राइट। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है? 3 साल के लिए। अब यहां पे लिंक है थर्ड ईयर के साथ। लास्ट आप लोग 2 गेट के एग्जाम दे सकते हो ना, फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट लिंक्ड है। थर्ड ईयर में कौन कौन है यहाँ पे जिन्होंने भरा है गेट का एग्जाम थर्ड ईयर में? है कोई जिसने थर्ड ईयर में भरा हो? नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम्हें जो बताऊंगा उसका तो तुम थर्ड ईयर वाला तो फायदा नहीं ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अपने जूनियर्स को बता देना, सेकंड ईयर वालों को। अब एक्चुअली में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ड्रास्टिकली लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है इंजीनियरिंग के अंदर। अब इसका ट्रबल कहां पे आ रहा है? इसका ट्रबल रिक्रूटमेंट में भी आ रहा है। मैं तुम्हें लास्ट ईयर का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर का एग्जांपल दे रहा हूं, 2 पब्लिक सेक्टर और महारत्ना पब्लिक सेक्टर जो 15 लाख प्लस का पैकेज दे रहे हैं। 2 पब्लिक सेक्टर कौन से? पहला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जिसमें आप दोनों एलिजिबल हो, इलेक्ट्रिकल सिविल। दूसरा पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिकल का मास रिक्रूटर है और उसमें सिविल का भी इनटेक होता है। ये 2 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जब इन्होंने रिक्रूटमेंट ओपन किया, प्रोसेस किया, वैकेंसीज निकाली, इंटरव्यूज हुए, जीडी जीटी जो भी होना वो हुआ, एट द एंड क्या हुआ? उनको बैकलॉग बच गया। बैकलॉग मतलब सीटें खाली रहेगी, पूरी नहीं भर पाए वो। अब आप बोलोगे सर कम बच्चों ने अप्लाई किया? नहीं, कम बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई पूरे ने किया है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाते हैं तो मल्टीपल में बुलाते हैं। जैसे मान लो 10 सीटें हैं, हर किसी का क्राइटेरिया है, कोई 1:3 की रेशियो में बुलाएगा, कोई 1:5 में बुलाएगा, कोई 1:7 में बुलाएगा, तो हर किसी का अपना क्राइटेरिया है अप्लाई कर बुलाने का। बात आ रही कि नहीं समझ? पर वेयर वाज द प्रॉब्लम? अब आप बोलोगे कि सर 5 टाइम्स बुला लिए, मान लो 100 सीटें थी, यार प्लीज मेरे को देख लो, आपके कॉलेज के बच्चे हैं, बाद में देख लेना। 1:5 में बुलाया, 100 सीटें हैं, 500 बच्चों को बुला लिया, 500 बच्चों को बुला लिया। अब आप बोलोगे कि सर 500 में से इनको 100 बच्चे भी नहीं मिले, ये तो रख सकते थे। एक चीज दिमाग में रखना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट 2 ऐसे डोमेन्स हैं जिनको कंपल्शन नहीं है, जिनको कंपल्शन नहीं है कि अगर उनको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं मिलेंगे, लोग वो नहीं रखेंगे। दैट इज द रीजन वाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट क्यों ग्रो नहीं कर रही, एक बहुत बड़ा रीजन है, या उसके कुछ और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं तुम्हें जो बता रहा हूं कि 2 ऐसी डोमेन्स, उनको चाहिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर उनको ये नहीं मिलेंगे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दे विल नॉट रिक्रूट, दे विल नॉट टेक यू। आ रही कि नहीं बात समझ? तो ये लास्ट ईयर हुआ सेल के अंदर और पीजीसीएल में, दे डू नॉट फाइंड द राइट पर्सन, मींस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वहां पे फाइनल सिलेक्शन हुआ उनको नहीं मिला है। आगे जी बात समझ? अब इसका ओवरकम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करना है गेट में, अब आप मेरे को बताओ, किसी टाइम पे गेट में 75 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है आईओसीएल का,
आज 35 नंबर पे जा रहा है, तो तुम दोनों की कैपेबिलिटी बोल सकते हो सेम है बच्चों की? नहीं बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। अब फंस जाता है बच्चा इसके बाद, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो दो स्टेजेस होते हैं उसके अंदर, दो चीजों को चेक करते हैं। पहला नॉलेज। नॉलेज कैसे चेक होती है? नॉलेज कैसे होगी चेक होगी किसी की? बोलो जल्दी से। इंटरव्यू से नहीं होती है यार नॉलेज चेक। इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछ लोगे आपसे? रिटन एग्जाम से होती है। नॉलेज जो चेक होता है वो तुम्हारा रिटन एग्जाम से होता है। इंटरव्यू में क्या होता है? तुम्हारा कम्युनिकेशन और तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक होता है। कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज से नहीं है, ध्यान से सुनना ये बात ही। कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज से नहीं है। और दूसरा चीज, खास करके जब से ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंदर इंग्लिश वाला फैक्टर ही खत्म कर दिया है कि अगर तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने में तो तुम दे सकते हो। अगर ग्रुप डिस्कशन को तुम हिंदी में देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? अब प्रोसेस क्या है? मैंने तुम बताया दो स्टेजेस, एक नॉलेज चेक, दूसरा पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन। नाउ द पॉइंट इज, नॉलेज तो चेक कर लिया उसने गेट एग्जाम के थ्रू, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो गया 35 नंबर पे, तुम्हें शॉर्टलिस्ट हो गया आईओसीएल में। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट राउंड? नेक्स्ट राउंड इज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। ये नेक्स्ट स्टेज होती है। नाउ अब ये चेक क्या कर रहा है जीडी जीटी और इंटरव्यू के अंदर? तुम्हारा कम्युनिकेशन और तुम्हारा पर्सनैलिटी। और ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहा है क्या तुम जिस जॉब के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या वैसे पैरामीटर्स या क्या वैसी नॉलेज या वैसा तुम्हारा पर्सनैलिटी है या नहीं है, वो ये चेक कर सकता है। बात आ रही कि नहीं समझ में? टेकिंग द एग्जांपल आईयूसीएल ओनली। आईयूसीएल में जो रिक्रूटमेंट होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए होता है। क्लियर लिखा होता है उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि तुम्हें हम सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए लगाएंगे। अब सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मेरा रैंक 1 है गेट के अंदर, लेकिन जब जीडी जीटी की बात आई मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। बात आ रही नहीं समझ में? बात आ रही समझ में? आप रखोगे उसको? रखोगे उसको? आप नहीं रखेंगे यार। तो यही मैं तुम्हें चीज बोल रहा हूं, दे वॉन्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कौन से दो डोमेन? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरा जबरदस्त चीज पता क्या है? अगर उनको मिल जाए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसको छोड़ते नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है जल्दी जल्दी से, और वो छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। एंड इफ समबडी इज डूइंग वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, बहुत अच्छा वो ग्रो भी करते हैं, बहुत अच्छा ग्रो भी कर जाते हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में ये चीजें? तो ये चीज दिमाग में रखना, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, अगर तुम तगड़ा पैसा कमाना चाहते हो और अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो दुनिया को, तो यही दो डोमेन्स हैं, पब्लिक या प्राइवेट। इसके ऊपर तो फिर लास्ट चीज है ही है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। लेकिन आज के टाइम पे उसमें अलग ही चैलेंजेस हैं, खास करके सोशल मीडिया। समझ में आ गई बात? आ गई कि नहीं आ गई है? तो ये चीज दिमाग में रखना, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हें मिलेगा ही प्राइवेट में या उससे पहले पब्लिक में। तो प्राइवेट इज द अल्टीमेट थिंग। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज, अगर तुम्हें लगता है यस आई एम कैपेबल, यस आई एम कैपेबल और मैं मेहनत करने को रेडी हूं, अगर तुम्हें ये लगती है चीजें, ये तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, भाई तू कैपेबल है, मेहनत कर लेगा, ये रिक्वायरमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कर लोगे? नाउ इफ द क्वेश्चन इज यस, इफ द आंसर इज यस, देन स्टार्ट पुटिंग एफर्ट फॉर दैट। फिर क्या करो? एफर्ट करना स्टार्ट कर दो। आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में नहीं आ रही है? राइट? तो मेहनत करने से कभी घबराना नहीं है, और मेहनत के बाद जो तुम्हें चीजें मिलेगी वो बहुत अच्छी चीजें होंगी। राइट? कितनी देर, अब सर कितनी देर एफर्ट करना पड़ेगा कि मेरे को श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मिल जाएगा या श्योर शॉर्ट सक्सेस मिल जाएगा? आज से लगा लो 2-4 साल, क्योंकि अगर तुम अगले 2-4 साल मेहनत करते हो, जल्दी आ रहे हो, अगर तुम अगले 2-4 साल दोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। आने वाली जो तुम्हारी लाइफ है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर तुमने अगले 2-4 साल वेस्ट कर दिए फ्रेंड्स, अगर तुमने अगले 2-4 साल वेस्ट कर दिए, क्योंकि तुम्हारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। अगर अभी तुम उस मोमेंटम में हो, अभी तुम उस फ्लो में हो, अभी तुम उस इनर्शिया में हो कि तुम एग्जाम्स को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुम पास आउट होगे तुम्हारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा और एक प्रेशर क्रिएट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या प्रेशर क्रिएट हो गया? यार मेरे साथ वाले का तो जॉब लग गया, मेरे साथ वाला तो तैयारी कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, 3rd ईयर से उसने ये करना स्टार्ट कर दिया था, 2 साल बाद उसका पक्का जॉब लग जाएगा, मैं तो मतलब प्रेशर है तुम्हारे ऊपर आएगा। फिर घर वालों का, सोसाइटी का प्रेशर एक अलग से आएगा। तो इस चीज को ना तुम्हारे पर प्रेशर आए, इसलिए हमें करना क्या है? राइट, आज से ही लगा लो कि मेरे को 2-4 साल मेहनत करनी है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, किसी से डिस्कस मत करना कि तुम क्या कर रहे हो यार, क्योंकि अगर तुम किसी से डिस्कस करोगे, इवन योर पेरेंट्स ऑल्सो, आप तभी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना अगर उनको पता है जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो अंडरस्टैंड कर लेंगे।
अगर उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तभी उनसे डिस्कस करना, अदर स्टूडेंट प्लीज मत डिस्कस करना, क्योंकि उससे होता क्या है, वो आपके पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, मैं बता रहा हूँ, हर किसी के पेरेंट्स बहुत इनोसेंट होते हैं। अब वो बताएंगे अपने किसी न किसी फ्रेंड को कि मेरे बच्चे ने गेट का तैयारी स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में कोई आया तो उसने बोला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और एक केस लेके चलो, अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है, वो ना मिले। अपना तुम तैयारी स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और जिस दिन तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा तुम ढोल लेके बता दो सभी को, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे, लेकिन पहले हाथ में सक्सेस लेके आनी है। डिस्कस मत करना प्लीज किसी के साथ। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि अगर तुम्हें लगता है कि यस 4-5 लोग इकट्ठे होकर इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, 4-5 लोग इकट्ठे होकर गेट का तैयारी कर रहे हो, 4-5 लोग इकट्ठे होकर मान लो कैट का तैयारी कर रहे हो, यस यू कैन डू दैट, अपने ग्रुप में करो। अदरवाइज मान के चलो, सपोज करके चलो, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स के पास पैसा है तगड़ा, और उसको पता कि मेरे को कनाडा ही जाना है, अगर तुम उसके साथ कंपैरिजन करोगे या उसके साथ अगर तुम डिस्कशन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कभी ये चीज मेहनत वाला रास्ता सजेस्ट नहीं करेगा। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस शिप में हो, किस बोट में हो, और तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि जो उसका चप्पू है वो तुम्हारे हाथ में, किस डायरेक्शन में तुम उसको लेके जाना चाहते हो। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से मेहनत, और अच्छी बात पता है क्या, मे भी आज से 5-6-7 साल पहले हम लोग ये नहीं बोलते थे, हम बोलते थे 50+ भाई नंबर लेके आने पड़ेंगे गेट में तभी तुम्हारा कुछ बनेगा, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं 30-35 नंबर लेके आओ भाई, तुम्हारा करियर बन जाएगा, राइट? वो मैं तुम्हें प्रूव करके जाऊंगा एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब पॉइंट यहां पे आ गया कि थर्ड ईयर में तुम्हें बेनिफिट क्या है। देखो, जब तुम 6 सेमेस्टर में अगर मान लो, क्योंकि पेपर 6 सेमेस्टर में होगा, फरवरी में होता है, तो अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम उसके 1 साल तक कहीं पे एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, तुम एलिजिबल नहीं हो कहीं पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही 8 सेमेस्टर होता है और गेट का स्कोर क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड हो, तुम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तुम थर्ड ईयर में भी गेट दो, फाइनल ईयर में भी गेट दो, और जो दोनों में से बेस्ट है उसको यूज करो। समझ में आ रही बात? अब कैसे यूज करना है? पहला, मैंने तुम्हें बोला आते हुए भाई बस पंचर हो गया, थर्ड ईयर में थे तुम लोग, तो तुम्हारे पास एक चांस है फाइनल ईयर में, ऑल्दो उसके बाद जितना मर्जी करते जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन मैं कॉलेज गोइंग के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तीसरा कि थर्ड ईयर में अच्छा हो गया पेपर, फाइनल में अच्छा नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, बस फोर्थ ईयर में जाके पंचर होगी, थर्ड ईयर में नहीं हुई है, तो कुछ भी केस हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब थर्ड ईयर में क्या बेनिफिट है, खास करके जॉब्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए, तो जब तुम अप्लाई करते हो गेट के थ्रू, जो तुम्हारा ये 3 साल के लिए गेट स्कोर वैलिड है, तो तुम जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो उसी साल का गेट स्कोर मांगता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर तुम गेट के बेस पे किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, किसी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वो उसी साल का गेट स्कोर मांगेगा। जैसे PSPCL, इसमें 2025 के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करना या करना, ये बताया ही नहीं है। अब जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई कर लिए और 26 में मान लो PSPCL निकाल देते हैं, तो क्या वो एलिजिबल उसमें अप्लाई करने के लिए? नहीं। अब इसके लिए क्या है कि, लेकिन स्टिल ये तो PSPCL की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट ऐसा कर रहे हैं कि वो पिछले 3 साल के गेट स्कोर वालों को अलाउ कर रहे हैं। सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कैबिनेट सेक्रेटरीट, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं। अच्छा, अभी एक NHAI का आया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर एक अलग उन्होंने सेक्टर बनाया हुआ है, उसमें सिविल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं, उसका आया है। तो उसने क्या किया, पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर दिया है। क्या किया उसने? पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर दिया है। नाउ अगर तुम्हारा थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई हो, तुम्हारा है 45-50 नंबर, और जब 8 सेमेस्टर में कोई ऐसा वैकेंसी आया जिसमें उसने बोला कि पिछले 3 साल वाले गेट वाले अलाउड हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि मेजोरिटी केसेस में हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि फर्स्टली मेरी की प्रायोरिटी जो है वो हायर स्टडीज नहीं है, मेरा जॉब है। आगे की बात समझ में? तो थर्ड ईयर में तुम्हें ये बेनिफिट होता है। तो अपने सेकंड ईयर फ्रेंड्स को बता देना, उनको एडवांटेजेस, इस वीडियो का रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो मैं तुम्हें भी हम लोग सेशन कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बाद में तुम इसको मैं शेयर भी कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो ये एडवांटेज तुम्हें लेना है अगर तुम थर्ड ईयर में गेट को क्वालिफाई कर लेते हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि इस चीज को तुम इसलिए सीरियसली नहीं लोगे क्योंकि तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके हो, इस कारण से मे भी जो है वो नहीं लोगे। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में अब जब तुम 8 सेमेस्टर में लिखोगे या पास आउट होने के बाद लिखोगे तो सारी ऑप्शंस हैं। और जो मैं कंपटीशन कम की बात कर रहा हूं, मैं जो कंपटीशन कम की बात कर रहा हूं, ये भी रहेगा 2-4 साल, उसके बाद ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कि जो बच्चा वो फर्स्ट ईयर में बढ़ रहा है कॉलेजेस में, और आने वाले जो ईयर में बढ़ेगा, उसके साथ से गेट में भी कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा।
उसके हिसाब से क्या होगा, गेट में भी कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। तो अगले 2-4 साल फायदा उठा लेना इस चीज का जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दैट इज अ गेट एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होती हैं। नाउ कम टू द जॉब पार्ट। जॉब में कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी यहाँ पे आई प्लेसमेंट के लिए, या तुम कहीं और जा रहे हो कैंपस ड्राइव के लिए, कॉमन कैंपस ड्राइव है फॉर एग्जांपल। अब वहां पे अलग अलग कॉलेजेस का बच्चा आया हुआ है, कोई कंपनी आई, अलग अलग कॉलेजेस का बच्चा आया हुआ है, तो उसमें इंटरव्यू के लिए तुम जा रहे हो, एक बहुत अच्छे कॉलेज का बच्चा है फॉर एग्जांपल NIT जालंधर फॉर एग्जांपल, वहां पे तुम भी जा रहे हो, NIT जालंधर वाला भी जा रहा है। अब इंटरव्यू की बात आ गई, इंटरव्यू की बात आ गई, तो आज का मैं सिचुएशन में एक और बताता हूं। तुम अपने आप को ना कम मत आंकना, अपने आप को ना कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक चीज दिमाग में रखना, ये मत सोच के चलना, जूम करके चलना कि NIT जालंधर वाले का या IIT रोपड़ वाले का लेवल मेरे से ज्यादा है, उससे कभी मत लाना। क्योंकि जब इसके बाद बीटेक के बाद अगर किसी ने भी कहीं पे अप्लाई करना है, चाहे वो गेट एग्जाम है या कोई जॉब है, सभी को कंपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सभी को कंपीट करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो जो ज्यादा मेहनत कर जाएगा, जो मेहनत कर जाएगा वो निकाल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो इस चीज को, ये सबसे बड़ा ब्यूटी है इस गेट एग्जाम का, ये बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर देता है सभी को जीरो लेवल पे ला दिया। जो गेट में अच्छा करेगा, जिसके जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेगा। पहला तुम्हें मैंने बोला कि इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शन। दूसरा गेट का बेनिफिट आज के टाइम पे कि तुम कितने भी नंबर ले आओ, बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम कितने भी नंबर ले आओ, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, कितने भी नंबर ले आओ, हर नंबर पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। और कुछ ना कुछ से ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से मिल रही है, नहीं, क्योंकि जो चीज तुम्हें आसानी से मिल जाएगी वो अच्छी चीज नहीं होगी। और गेट के थ्रू जो मिलता है वो सारी ऑप्शंस आर वेरी गुड ऑप्शंस। बात आ गई समझ में? अब प्राइवेट में तुम्हें बेनिफिट मिलता है जब तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। NIT जालंधर वाला एक नॉर्मल अपना रिज्यूमे लेके जा रहा है, आप अपने रिज्यूमे पे लिख के जा रहे हो कि सर आई क्वालिफाइड गेट। आपको नहीं लगता वो तुम्हें एडवांटेज देगा? आपको नहीं लगता? 101% तुम्हें वो एडवांटेज देगा। NIT जालंधर, उसको इंपैक्ट जो मिलेगा ना, वो ब्रांडिंग का मिलेगा कि वो NIT जालंधर का ग्रेजुएट है। लेकिन इंटरव्यू तो भाई उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन वो उसको भी पूछेगा, आंसर उसको भी ढंग से करने पड़ेंगे, सिमिलरली आंसर आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तुमने गेट क्वालिफाई किया है तो योर कंसेप्ट्स आर गुड। इसको कभी मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन कंडीशन इज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। और पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज के टाइम पे? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है पता है क्या? मोबाइल फोन। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अब ये तुम्हारे हाथ में है। एनर्जी हर किसी में है। पहले के टाइम पे 10-15 साल पीछे चले जाओ, एनर्जी को हम कैसे यूज करते थे? खेलने में, एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में, या पढ़ाई के अंदर करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? फ्री बैठे हैं, इस टाइम पे एनर्जी को कहां पे लगा रहे हैं? वेस्ट करने में। किसको वेस्ट करने में? सबसे प्रीशियस चीज जो क्या है? तुम्हारा टाइम। और तुम उसमें एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो। ये मत करना फ्रेंड्स। ठीक है, टाइम दो, सोशल मीडिया जरूरी है, आज की नीड बन गई है, लेकिन टाइम दो यार, टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सुबह उठ रहे हो, हर फोन, ये नहीं होता कि जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है तुम यार फोन ही यूज कर रहे हो। पहले के टाइम क्या होता था कि तुम्हारे पास टाइम होता था, आधा घंटा होता था, हम कॉल करते थे अपने फ्रेंड्स को कि आ जाए यार, कहाँ पे, चल घूमने चलते हैं, चलिए कुछ खाने पीने चलते हैं। लेकिन आज का क्या होगा कि थोड़ा सा तुम्हें टाइम मिलता है, तुम फोन निकाल के बैठ जाते हो। होता ना ऐसा? लंच भी कर रहे हो, मतलब मैं देखा हूँ बहुत कैंटीन में चार्जिंग पे लगाई हुई है केबल, चार्जिंग पे केबल लगाए और इधर से खाना चल रहा है, इधर से स्क्रॉलिंग भी चल रही है, इधर से खाना भी चल रहा है। क्या है यार ये? मत करो प्लीज, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो यार प्लीज। क्योंकि एक चीज और मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी अपनी जिंदगी के बारे में ना सिर्फ तुम्हें ही सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं सोचेगा। पेरेंट्स तुम्हारे पैसा लगा के तुम्हें कनाडा जरूर भेज सकते हैं, लेकिन मत करना उनका पैसा वेस्ट, पहला। दूसरा, उसको जब तुम पहुंचोगे वहां पे, तुम उसको एज ए सक्सेस नहीं मान सकते हो यार। तरीके और भी बहुत सारे मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम अब्रॉड टारगेट करना चाहते हो। तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है, इसको सही तरीके से यूज करो और उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए यूज करो, ऐसे वेस्ट मत करो इस चीज को, राइट। अब दूसरा जो ऑप्शन तुम्हारे पास आता है गेट के थ्रू, असम से है कोई यहाँ पे? एनीबडी फ्रॉम असम? नहीं है। मिजोरम से हो? कहां से हो? यूर फ्रॉम मणिपुर। अच्छा ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, मैं नाम ले रहा हूं, जिसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो ऑप्शन होता है वो गेट के थ्रू होता है।
एग्जाम्पल पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पीएसपीसीएल, जिसमें इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा इंटेक है। मे बी आप लोगों में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत लोगों ने यही सोच के ज्वाइन किया होगा कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर लगना है या असिस्टेंट इंजीनियर लगना है। जूनियर इंजीनियर लगना तो उसका रिटन एग्जाम अलग से होगा, असिस्टेंट इंजीनियर लगता है तो किसके थ्रू होता है, वो गेट के थ्रू होता है, राइट। पंजाब, यूपी ने इस बार 3 डिपार्टमेंट्स ने असिस्टेंट इंजीनियर को गेट के थ्रू किया है। यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे, असम, इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, वो किसके थ्रू है, आपका गेट एग्जाम के थ्रू है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी असिस्टेंट इंजीनियर गेट के थ्रू है, कुछ एक डिपार्टमेंट, जैसे पंजाब में ओनली पीएसपीसीएल, हरियाणा में हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट, ऑल्दो कि अब उन्होंने पिछले 2 साल से नहीं कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और 2 और डिपार्टमेंट है। तो ये सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, गेट के थ्रू कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का जो गेट के थ्रू ऑप्शन है वो ये है ना। तीसरी चीज पब्लिक सेक्टर, जिसमें मतलब मैंने चेहरे पढ़े हैं, मे भी शायद 10% बच्चों को पता था कि पीएसयू कोई चीज होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो जॉब में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है, एक पब्लिक सेक्टर है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। देखो गवर्नमेंट जो जॉब होती है वो 2 ही तरह की है, या तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट है या तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, जैसे कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग किसकी होती है, जिसमें 51% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है, 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का। रिमेनिंग किसका होता है, वो किसी स्टेट का हो सकता है, अदर पब्लिक सेक्टर का हो सकता है, किसी प्राइवेट का हो सकता है, ये शेयरिंग पे होता है ना। व्हाट अबाउट द सैलरीज, सैलरीज क्या लिखा है मैंने, पब्लिक सेक्टर पैकेजेस फ्रॉम 10 to 18 लाख पर एनम। गवर्नमेंट जॉब पीएसपीसीएल में यही लग रहे हो, कितना सैलरी होता है कोई आइडिया, फर्स्ट ईयर में पहले जाते ही कितना मिलता है, नहीं उसको प्रोबेशन को छोड़ दो, वैसे पूरी फुल फ्लैश सैलरी रफली 65,000 के आसपास, 62-65,000 के आसपास। तो पर एनम कितना हुआ, 12 का 72, रफली 8 लाख के आसपास इसका वहां से स्टार्टिंग होता है। पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स हैं इसकी जो सैलरीज है गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनना। महारत्ना पब्लिक सेक्टर, मिनी रत्ना और नवरत्ना। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। महारत्ना वो इनको ये किस तरीके से डिवाइडेड है, टर्नओवर के हिसाब से। महारत्ना में एक लिमिट से ऊपर जो है, जो फिगर उन्होंने रखा होगा, जो इससे ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं वो महारत्ना में आ जाते हैं, राइट। रफली अंदाजा है कितने के पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं इंडिया के अंदर, रफली 250 प्लस पब्लिक सेक्टर आर देयर इन इंडिया। और इनमें से 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं इंजीनियर का। और वो 2 तरीके होता है, आइदर गेट एग्जाम के थ्रू, आइदर विदाउट गेट, ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर, अब महारत्ना का जो सैलरी पैकेज है वो सबसे ज्यादा होता है, वो 15 प्लस होता है। अंदाजा कोई कितने का महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर, अभी 5-6 दिन पहले तक 13 था, अब 14 हो गया है। एक नया पब्लिक सेक्टर उसमें ऐड हुआ है, कौन सा है कोई आइडिया किसी को, न्यूज़पेपर पढ़ता है कोई आप लोगों में से, यही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये जो सबसे पहला पब्लिक सेक्टर मैंने लिखा है HAL, क्या है इसका फुल फॉर्म, है क्या आइडिया किसी को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या बनाता है ये, नाम से थोड़ा सजेस्ट देखो क्या बनाता है HAL, हाँ जी एयरक्राफ्ट बनाता है, एयरक्राफ्ट बनाता है, हेलीकॉप्टर, फाइटर्स, ये बनाता है। और ये HAL अब एक्सपोर्ट कर रहा है अदर कंट्रीज को। आज से 2-3 महीने पहले पता नहीं किस कंट्री के साथ साइन हुआ था डील, कि जिसमें इतने एयरक्राफ्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा 15-20 साल पहले कि हम उस स्टेज में आ जाएंगे कि अब हम चीजों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, खास करके डिफेंस सेक्टर में, जहां पे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पुअर है, आज भी है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, BARC, योर दिस DRDO, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कंट्री के लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड यू फील प्राउड फॉर दैट, क्योंकि यू ऑल आर टेक्नोक्रेट्स। और अगर तुम्हें वो उस स्टेज में आना कि मैं भी प्राउड फील करूं, मैं भी उन प्रोजेक्ट्स का काम में एंटर करूं, तो दिस इज द वे, दैट इज अ गेट एग्जामिनेशन, राइट। तो 14 पब्लिक सेक्टर हैं, महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं। अब इन पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से देखना। पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। देखो गवर्नमेंट जॉब, मैंने तुम्हें सैलरी बताया, मैंने तुम्हें शेयरिंग बताया, और व्हाट अबाउट द जॉब सिक्योरिटी सर एंड अदर बेनिफिट्स, इट इज एज गुड एज इन द गवर्नमेंट।
भाई अगर गवर्नमेंट से सैलरी तुम्हें ज्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली यार जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो कहीं ज्यादा होते हैं, राइट। तो बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ इक्वली गुड है। अब इसमें दो तरीके हैं एंटर करने के। सबसे पहला थ्रू गेट एग्जामिनेशन, दूसरा विदाउट गेट एग्जामिनेशन। अब यहां पे मैंने कुछ एक पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हैं जिसमें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कौन से पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो विदाउट गेट लेते हैं। सारे नहीं लेते हैं, कुछ एक लेते हैं। अब सबसे पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, ये विदाउट गेट लेता है और ये हर साल करता है रिक्रूटमेंट। ISRO विदाउट गेट, BARC विद एंड विदाउट गेट, HPCL विदाउट गेट, SJVNL विदाउट गेट, BEL विदाउट गेट, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसमें सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है मैकेनिकल, इसका इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, विदाउट गेट। देन नेक्स्ट कम द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें ATC का जो जॉब है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, दैट इज आल्सो विदाउट गेट। ऐसे बहुत सारे हैं। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, RCFL राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, HRRL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। रफली 25 to 30 पब्लिक सेक्टर आर देयर जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं और रफली 40 to 50 पब्लिक सेक्टर प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थ्रू गेट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रफली 80 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो एक साल के अंदर तुम्हारे पास जॉब का ऑप्शन देते हैं एंड दोज ऑप्शंस आर वेरी गुड ऑप्शंस। समझ में आ गई? ऊपर से तो नहीं निकल गई? निकली है? निकली? हाँ है ना तो बोलो। आगे समझ में निकल गई ऊपर से? वेरी गुड। अब इसमें दो तरीके हैं एंट्री करने के, एक है विद गेट, एक है विदाउट गेट। देखो मैंने तुम्हें बताया था दो चीजें उसने चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है? पहला नॉलेज, दूसरा पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन। अब नॉलेज चेक कैसे होता है? रिटन एग्जाम के थ्रू। रिटन एग्जाम के थ्रू क्या होगा चेक? नॉलेज। अब थ्रू गेट एग्जाम कर रहे हो तो नॉलेज चेक हो गया तो तुम्हारा वो रिटर्न नहीं लेगा। लेकिन अगला जो प्रोसेस है, ये जो मैंने तुम्हें चीजें बताई है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू, राइट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा पहले तो गेट से डर लगता है हमें, मेरे को लग रहा है वो डर निकाल दो दिमाग से। दूसरा ग्रुप डिस्कशन, सर मैंने तो कभी न्यूज़पेपर नहीं उठा के देखा, मेरे को तो दुनियादारी का नहीं पता, मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूं और नहीं मेरे को इससे ज्यादा पता कुछ भी। तो जीडी में कैसे क्रैक करूंगा मैं? ग्रुप टास्क में कैसे क्रैक करूंगा मैं? इंटरव्यू में कैसे क्रैक करूंगा? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टॉपिक का नॉलेज है नहीं है कोई मैटर नहीं करेगा, प्रैक्टिस। इंटरव्यू, गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना है, इंटरव्यू में तुम्हें पूछते हैं। पब्लिक सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है, तुम्हें पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर जब तुम जाते हो। अगर तुम उसका आंसर वहां पे कर रहे हो, सर आई वांट जॉब सिक्योरिटी, आई वांट वर्क लाइफ बैलेंस, कभी नहीं रखेगा फ्रेंड्स तुम्हें, वो कभी भी नहीं रखेगा तुम्हें अगर तुम्हें ये बोलोगे। क्योंकि उनको वर्क लाइफ बैलेंस, उनको ऐश थोड़ा करवानी है तुम्हें यार, जॉब देके पैसा, उनको काम करवाना है। तो क्या रीजंस हैं जिस कारण से तुम ज्वाइन करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर? वो रीजंस हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। झूठ ब्लफ कभी मत करना लाइफ में, याद रखना, खास करके इंटरव्यू के अंदर। बाकी जगह क्योंकि आप लोगों में से मतलब आप लोगों क्या मतलब हर कोई बंदा झूठ बोल ही देता कभी ना कभी। और अब जब अगर सामने वाला बंदा बहुत एक्सपर्ट हो ना तो तुम्हें ऐसे फंसाएगा ना झूठ के अंदर, एक झूठ के पीछे पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। पेरेंट्स के साथ होते हैं, हम पेरेंट्स को कुछ बोलते हैं, फंसा देंगे, तुम्हें फंसाएंगे जानबूझ के, फिर एंड में पूछेंगे अब बता, फिर तुम बोलेंगे सॉरी, फिर हम सॉरी बोलते हैं ना। लेकिन इंटरव्यू में तुम्हें सॉरी वाली वो तुम्हें मौका मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें रिजेक्ट मार देगा। लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, अगर तुम वहां पे जाके भी झूठ या ब्लफ करेंगे, क्योंकि ये चीजें ना पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। मे भी आप लोगों में से कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे यहाँ या कहीं और पे जिनको ना झूठ बोलने की बहुत आदत होती है, बड़ी बड़ी छोड़ने की बहुत आदत होती है, होते हैं ना कहीं वो, होते हैं ना कुछ लोग, एक दूसरे को मत देखने लग जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं जो वो चेक करता है इंटरव्यू के अंदर, ये चेक करता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मार्केटिंग का जॉब है, सेल्स का जॉब है, प्रोडक्शन का जॉब है, किस तरीके का जॉब्स है वो थोड़ा सा वो तुम्हारा चेक करता है इंटरव्यू के अंदर, तुमसे पूछता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC महारत्न पब्लिक सेक्टर है, 18 लाख का पैकेज देती है। पता है इसका जॉब क्या है? 14 दिन ऑन 14 दिन ऑफ, 14 दिन ड्यूटी 14 दिन छुट्टी। अब बोलो सर ऐसी कौन सी जॉब होगी, तो जबरदस्त है ना। इसमें तुम्हारा जो जॉब लगता है वो ऑफशोर पे लगता है। ये क्या करती है? ड्रिल मारती है, सी के अंदर ड्रिल मारते हैं, वहां से ऑयल निकालते हैं। ONGC जो करता है, ये लार्जेस्ट एक्सप्लोरर है ये इंडिया का ONGC,
अब उसमें क्या होता है कि जो जॉब होती है तुम्हें 14 दिन शिप पे रहना पड़ता है, लगातार तुम्हें 14 दिन वर्क करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं। और 2 दिन क्यों, 14 + 14 28, पीछे 2 दिन कहां गए सर, 2 से 3 दिन वो तुम्हारा ट्रैक आने जाने में, हेलीकॉप्टर से तुम्हें वहां पे लेके आएगा, 3 to 5 स्टार का तुम्हारा रहने को मिलेगा, फिर तुम्हें घर भी छोड़ेंगे, पूरा खर्चा करता है ओएनजीसी। तो ये तुम्हें चीजों का यार पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, आईओसीएल में किस तरीके की जॉब है, ओएनजी, तभी तो तुम्हारे दिमाग में वो आएगी कि मेरे को ये चाहिए। अभी हम लोग कहां पे फंसे हुए हैं कि दे दे कोई 2.5-3 लाख की जॉब, अब उससे कहीं ज्यादा चीजें पड़ी हैं तुम्हारे पास, लेकिन बस करना क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो चीज मेहनत एफर्ट से मिलेगी वो उसी से मिलेगी, और कोई तरीका नहीं इसको लेने का। आगे की बात समझ नहीं आ रही है, समझ में आ रही है? तो हर पब्लिक सेक्टर की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हर पीएसयू की रिक्वायरमेंट अलग है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इन चीजों को तैयार करना है। अच्छा, ये भी नहीं है कि हर पब्लिक सेक्टर सारी चीजें पूछते हैं, ये भी पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है। जैसे एग्जांपल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल क्या करता है, गेट के बाद ये सारी चीजें होती हैं उसमें, जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू, सब कुछ होता है। आईओसीएल, जीडी, जीटी, इंटरव्यू होता है। पीजीसीएल, पावर ग्रिड, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा। अब उसके बाद ओएनजीसी, ओनली इंटरव्यू होता है। अब आप ये दिमाग में आ रहा है आपके दिमाग में कि सर बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा तभी मेरे को मिलेगा, मैं तुम्हें उसका एग्जांपल दे चुका हूं, मैं रैंक 1, लेकिन उसको लगा कि मेरे को ये जॉब के लिए नहीं लायक है, वो तुम्हें रिजेक्ट मारेगा। अब रिजेक्ट कैसे मारेंगी, वो रैंक 1 है, मान लो 85% गेट स्कोर का वेटेज है और 15% वेटेज इंटरव्यू का है। तो अगर कोई रैंक 1 है, उसके तो स्कोर इतना ज्यादा है, 15 इंटरव्यू में से अगर वो 0 भी डाल देंगे तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होती हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, कि इंटरव्यू अगर 15 नंबर की है, वो लिखता है कि 35% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इंटरव्यू, कि 35% तुम्हें नंबर लेने पड़ेंगे तभी तुम्हारा इंटरव्यू क्वालिफाई माना जाएगा, तभी तुम फाइनल रेस में आओगे कि गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स टोटल, फिर मेरिट बनेगा अकॉर्डिंगली। तो अगर उसको रिजेक्ट मारना है ना किसी को, वो क्या करेगा, वो उससे कम दे देगा मार्क्स, तो रिजेक्टेड है, सिंपल। आगे की नहीं आगे भाषण में, तो ये तरीके होते हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए चीजें। मैं वही बोल रहा हूं, सही चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो। हम लोग गलत चीजों को फॉलो कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार तुम लोग, और ऐसे टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओएनजीसी मिल जाए, 14 दिन काम करो दबा के, 14 दिन दबा के टाइम वेस्ट करो, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। सोच के देखो, ओएनजीसी जिस दिन मिल गया, 14 दिन दबा के काम कर रहे हो, 14 दिन दबा के टाइम वेस्ट करो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अच्छी बात पता है क्या होगी, ओएनजीसी पहुंचने के लिए जो तुम एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, वो तुम्हारा पर्सनैलिटी ऐसा चेंज कर देगी कि वो जो मैं 14 दिन आज वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम पर्सनैलिटी तुम्हारा चेंज हो गया यार, तुम्हारा पर्सनैलिटी चेंज हो गया है। तुम्हें पता लग गया है यार इससे नहीं करियर बनता है, करियर बनने के तरीके और हैं, क्यों ना मैं उस 14 दिन में कुछ ऐसा और प्रोडक्टिव काम करूं जिससे मेरा और पैसा बढ़ जाए, मेरा और, मैं मान लो कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दूं। ऑल्दो कि तुम लोग नहीं कर सकते हो, जब तुम गवर्नमेंट में या प्राइवेट में होते, पब्लिक में होते हो, तुम नहीं अदर जॉब ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन करते हैं, बहुत तरीके हैं उसको करने के। तुम्हें बस सैलरी अपने अकाउंट में नहीं डलवाना है, अपने पेरेंट्स के डलवा लो, होता है, करते हैं, बहुत लोग करते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे टीचर्स आते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर में है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन सैलरी बस अपना जो पेमेंट है वो अपने अकाउंट में नहीं डलवाएंगे। तो ये चीज़ें हैं यार। लेकिन अगर मैं फिर से वही बोलूँगा, अगर तुम रेडी हो मेहनत करने को, एफर्ट करने को, पैसा की कोई लिमिट ही नहीं है यार, कोई लिमिट ही नहीं है। नाउ थिंक अबाउट, ओएनजीसी तुम्हें 18 लाख का पैकेज दे रही है, तुमने 4-5 साल वहां पे लगा लिए, अब इसके कंपटीटर प्राइवेट में कौन है, सोच के देखना, ओएनजीसी के कंपटीटर प्राइवेट में कौन हो सकते हैं? हाँ, शेल, रिलायंस। अब जब तुम यहां से शिफ्ट मारने की बात करोगे ना प्राइवेट में, कम से कम तुम्हारा सैलरी पैकेज 3 to 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगर तुम एग्जिट 25 लाख से मारोगे, कम से कम 60-70 लाख बोल सकते हो कि मेरे को इतने चाहिए तभी मैं ओएनजीसी छोड़ूंगा मैं। तो पैसा कमाने का एक तरीका है यार, लेकिन तुम्हें अपने आप को कैपेबल बनाना है उस चीज के। हमें अपने आप को कैपेबल बनाना है, हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है जो अभी तक नहीं है। ये मत सोचना कि सिर्फ आईटी वाले कर सकते हैं या अच्छे कॉलेज वाले कर सकते हैं, नहीं यार। मैंने बहुत ऑर्डिनरी कॉलेज के बच्चे, ऐसे कॉलेजेस के बच्चे जो कॉलेज आज बंद ही हो गए हैं, बहुत अच्छा करियर बनाते हुए देखा मैंने, बहुत है। लेकिन उन्होंने बस एक चीज दिमाग में रखी है कि बस मेरे को मेहनत करना है, एफर्ट करते जाना है, और जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसको सुनना है मेरे ढंग से। ठीक है, बात आगे समझे। अब जब विदाउट गेट की बात करते हैं, देखो विदाउट गेट में क्या होता है। अब विदाउट गेट में क्या है, पहले वो नॉलेज टेस्ट करेगा तुम्हारा। नॉलेज टेस्ट कैसे करेगा, रिटन एग्जाम होगा।
अब और चीज क्या है अच्छी, ध्यान से समझना। गेट एग्जाम में मैंने तुम्हें बोला एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट और 90% क्वेश्चन न्यूमेरिकल। लेकिन जो एग्जाम विदाउट गेट होते हैं, गेट के अलावा जितने भी एग्जाम, एसएससी जेई, योर स्टेट जेई, योर आरआरबी जेई, जितने मर्जी एग्जाम लगा लो, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी एग्जाम तुम्हारे होते हैं, हर किसी में जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसका क्या होता है, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। तो यहां पे जो तुम्हें 60-70% जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो थ्योरेटिकल मिलेंगे, याद रखने वाले मिलेंगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? तो ये एग्जाम पब्लिक सेक्टर के या स्टेट जेईई के एज कंपेयर टू द गेट कंपैरेटिवली इजी होते हैं। लेकिन पॉइंट अभी आता है ना कि जिसको समझ के करने की आदत है वो रट्टा नहीं मार पाएगा, समझ के करना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारे, खास करके सिविल के अंदर बहुत सारे डाटा ऐसा है जो याद करने वाला है, कोड के ऊपर बेस्ड है कि अगर ये कोड है तो क्या वैल्यू है, ये कोड है तो क्या फॉर्मूला लगना है, याद करना है उसको, उसमें कुछ समझने वाली चीज ही नहीं है। अब गेट में जब आएगा, गेट में वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये कोड यूज करते हुए आप इस चीज की ये वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन जेईई के अंदर या इसमें जो विदाउट गेट आते हैं वो क्या पूछेगा, इस केस में क्या फॉर्मूला होता है, बस इतना सा पूछ लेगा। समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस, कि इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेगा, इसमें वो फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या आंसर आएगा वो पूछेगा। ये फर्क होता है दोनों में। तो जो एग्जाम जो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट लेते हैं, इसमें तुम्हारा रिटन एग्जाम, उसके बाद नॉलेज टेस्ट के बाद तुम्हारा जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू, ये वेरी करेगा तुम्हारा एग्जाम टू एग्जाम। ये पीएसयू टू पीएसयू तुम्हारा जो है वो वेरी करेगा। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द हायर स्टडीज। दैट इज द हायर स्टडीज। देखो मेरा मानना ये है, हायर स्टडीज हर किसी को जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने बहुत पढ़ लिया, 21-22 साल हो गए सर, एज हो गई है, बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत है, थक गए, अब जॉब करनी है यार, अभी नहीं आया स्टेज वो, अभी वो स्टेज नहीं आया है। क्योंकि जो तुमने अभी तक किया है ना, जो तुम्हें अभी तक मिला है बीटेक का डिग्री, इसके बेस पे तुम आगे अप्लाई करना है, तुम्हें जहां पे जाके आगे कंपीट करना है आगे जाके। और अगर तुम इसके बाद अच्छी चीज चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि 2-4 साल यार लगा लेना, 2-4 साल लगा लेना, मेहनत कर लेना, अगर मेरे को आने वाली लाइफ अच्छी चाहिए। क्योंकि अदरवाइज अगर तुमने ये वेस्ट कर दिए 2-4 साल, रीजन पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ ये 2-4 साल, क्योंकि तुम उस मोमेंटम में हो, तुम उस इनर्शिया में हो। आप लोग सभी पढ़ के आए हो, फ्रिक्शन, इनर्शिया सब पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए हो, फ्रिक्शन सारे पढ़ के आए हैं, इनर्शिया हर कोई पढ़ के आया है कि अगर एक इनर्शिया से, एक टाइप ऑफ इनर्शिया से दूसरी टाइप ऑफ इनर्शिया में शिफ्ट करना है तो क्या लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, वो इंटरनल फोर्स वहां पे रिक्वायर्ड होगी। अभी अच्छी बात यह है कि तुम उस इनर्शिया में हो, तुम्हें चेंज करने की नहीं रिक्वायरमेंट है। बात आ रही कि नहीं आ रही इतनी समझ में? ये तो ये इंटरनल फोर्स जो इतनी अभी जब चेंज करने की बात आएगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स इस टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत है, नहीं होते इंटरनल फोर्स, नहीं लगा पाते हो। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन बड़ी मुश्किल से आता है यार, बहुत कम बच्चों में मैंने देखा ये, राइट। अब हायर स्टडीज में देखो क्या चीज है, हायर स्टडीज में 3 चीजें हैं तुम्हारे पास, एक है एमटेक, एक है एमएस, एक है डायरेक्ट पीएचडी। एमटेक क्या है तुम्हारा 2 साल का प्रोग्राम है, एमटेक 2 साल का है, एमएस 3 साल का है, डायरेक्ट पीएचडी तुम्हारा 5 साल का प्रोग्राम होता है। अब इसमें स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप नहीं है, असिस्टेंटशिप होती है। कितनी असिस्टेंटशिप है एमटेक में, कितनी होती है, 12,400 पर मंथ, एमएस में 12,400 पर मंथ, पीएचडी में 38,000 से लेके 80,000 रुपए पर मंथ का असिस्टेंटशिप होती है। ये पर मंथ की असिस्टेंटशिप है। अच्छा मेरे को कोई बता सकते हैं पैसा आपको क्यों दे रही है गवर्नमेंट और कहां से दे रही है, उसका आंसर कर सकते हैं? बताओ, ये पैसा गवर्नमेंट आपको कहां से दे रही है और क्यों दे रही है? टैक्सेस का है, ये टैक्स का पैसा है। किसको लगता है टैक्स का पैसा है? जल्दी करो, नहीं तो बताना पड़ेगा कहां से आती है, फिर नहीं तो हाथ खड़े कर दो। हैं क्यों, पीएसयू क्यों देगी यार? ये टैक्सेस का पैसा नहीं होता यार, तुम्हें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, बस यही ट्रबल है, तभी तो तुम लोग मोटिवेटेड नहीं हो हायर स्टडीज के लिए। ये ध्यान से समझने प्रोसेस क्या है, ये पैसा आता है प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट्स कैसे, देखो इंडस्ट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई अभी ये जम्मू कश्मीर में कौन सा ब्रिज बना है, वो चेनाब,
चिनाब ब्रिज बना ना, अब आप खुद सोच के देखो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट होता होगा, है ना, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, सर्वेइंग वाले। ऑल्दो आई एम फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, तो मे भी शायद मेरे लिए बताना मुश्किल है, जियो सर्वे जो करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब मेरे को कुछ सोच के बताना, ये एक्सपर्ट कहाँ बैठे होते हैं, ये एक्सपर्ट कहाँ होते हैं? इंडस्ट्रीज के पास होते हैं ये एक्सपर्ट। मान लो कुछ स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट है, वो इंडस्ट्री के पास होगा या आईआईटी के पास होगा? आईआईटी के पास होगा, वेरी गुड। अब अगर कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है उस ब्रिज का, कुछ अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए डिजाइनिंग या जो भी और चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो उसके लिए बंदा कहाँ ढूंढेंगे, किसको देंगे वो प्रोजेक्ट? आईआईटी में। अब वो प्रोफेसर फ्री में तो करेगा नहीं, तो जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट जाता है, वो कंपनी प्रोफेसर ढूंढेगा अलग अलग डोमेन का रिलेटेड, कि ऐसी चीज करनी है, आपके पास 2 साल का टाइम है या 1 साल का टाइम है, ये पकड़ो 10 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है जी। अब वो 10 करोड़ कहां जाते हैं? एमएचआरडी, क्योंकि वो जो प्रोफेसर है वो किसका एम्प्लॉई है? आईआईटी का एम्प्लॉई है, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता है, कहीं और से नहीं ले सकता कंसल्टेंसी, वो पैसा कहां जाता है? एमएचआरडी जाता है, और एमएचआरडी ही तुम्हें असिस्टेंटशिप देती है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या वो प्रोफेसर खुद करेगा उस प्रोजेक्ट पे काम? नहीं करेगा। कौन करेगा? बच्चे करेंगे। कौन करेंगे? जो उसके पास आ रहे हैं, जो मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, जो पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं, वो है। तो आज के टाइम पे जितना भी रिसर्च हो रही है, खास करके आईआईटीज में, एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में, वो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स के ऊपर हो रही है, और तुम उसमें कंट्रीब्यूट करते हो जाके, और वो तुम्हें असिस्टेंटशिप वहां से मिल रही है। अब 2 क्वेश्चन मिले तुम्हें, क्वेश्चन पूछे थे मैंने कि क्यों दे रहे हैं असिस्टेंटशिप? क्योंकि तुम काम कर रहे हो प्रोजेक्ट में। कहां से दे रही है? वो प्रोजेक्ट से दे रही है। अब थिंक अबाउट, इसमें फायदा किसका हो रहा है? किसका फायदा हो रहा है? बच्चे का फायदा हो रहा है? यस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको डिग्री मिल रहा है, उसकी प्रिज्यूमे में आ रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इस प्रोफेसर के अंडर किया, इस कॉलेज से किया, और ये प्रोजेक्ट इस चीज से रिलेटेड था, अगर वो सीक्रेसी से रिलेटेड नहीं है फॉर एग्जाम्पल। दूसरा, प्रोफेसर का फायदा हुआ, यस हुआ, उसके रिज्यूमे में आ गया, और एक शेयरिंग, एक परसेंटेज प्रोफेसर को भी जाता है, ठीक है जी। उस आईटी का फायदा हुआ, यस हुआ, उसका नाम होता है कि यहां से ये जो इस चेनाब ब्रिज का जो सारा प्रोजेक्ट है, यहां के प्रोफेसर ने किया। उस प्रोफेसर, उस इंडस्ट्री का फायदा हो गया, उसको सोल्यूशन मिल गया कि क्या डिजाइन होना चाहिए। अल्टीमेट किसका फायदा हुआ है? अल्टीमेट फायदा किसका हुआ है? हर किसी का फायदा हुआ। उसको कोई गवर्नमेंट थोड़ा ना यूज करेगी, सिर्फ इंडस्ट्री वाले थोड़ा यूज करेंगे। कौन यूज करेगा उसको? हर कोई यूज कर रहा है। ऐसा मॉडल जिसमें हर किसी का फायदा होता है, ऐसे मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं? सस्टेनेबल मॉडल। अगर तुम लोग अपना बाद में बिजनेस चलाना चाहते हो, या अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो हमेशा तुम्हारा जो मॉडल है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ अपना फायदा देखोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करेगा। आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑनलाइन पे, सोशल मीडिया पे एकदम से हाइप क्रिएट करते हैं और पता भी नहीं चलता कैसे गायब हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में नीड को समझा ही नहीं, मार्केट को समझा ही नहीं ढंग से, और उनका मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। बायजूस के फेल होने का कारण क्या है? अनअकैडमी के फेल होने के कारण क्या है? क्यों कारण है? क्योंकि इस तरीके से या ऐसे लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मे बी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि बेचना किसने है? बेचना सेल्समैन ने है। और सेल्समैन के बारे में एक बहुत चीज फेमस है कि सेल्समैन, बेस्ट सेल्समैन उसको माना जाता है जो गंजे को भी कंगी बेच दे। माना जाता है ना, उसमें तो भाई बेच देना है, चाहे वो डिस्काउंट देके बेचे या एक्सक्लूसिव जो मर्जी तरीका लगा के बेचे। समझ में आ रही बात? उन्होंने बेच देना है। ये फेलियर का रीजन है। और दूसरा, जो उन्होंने पैसा लगाया है ना, बायजूस या ये जो जितनी भी आ रही है, एक्सवाईजी, ये वाला वो वाला, बहुत सारे आ रहे हैं आज के टाइम पे। फेलियर के क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया थोड़ा ना यार। जिसने कमाया होता है उसको पता होता है कैसे यूज करना है। तो फंड्स ले रहे हैं, इधर उधर से ले रहे हैं और पानी की तरफ वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट को खराब कर रहे हैं। आदत डाल रहे हैं फ्री की। आप मेरे को खुद में सोच के बताओ कि अगर वी आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, दिस यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म, जो इंटरव्यू जीडी का तैयारी करवाता है पूरे इंडिया के बच्चों को। अगर बच्चा एक्सपेक्ट करे, और एक्सपेक्ट करता है हमसे, सर फ्री नहीं है ये। अब मेरे को बताओ, मेरी जो टीम पीछे बैठी है 50 लोगों की, 25 प्रोफेसर बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, 25 स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा है, अगर मैं चीजें फ्री करने बैठ जाऊंगा, चीजें चलेंगी कैसे? और हम लोग फंडिंग लेके नहीं बैठे हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लेटफॉर्म होने के बावजूद हमने फंडिंग नहीं ली है। बहुत लोग अप्रोच करते हैं, बट हमें अपने मॉडल को सस्टेनेबल करना है। अब वो तभी होगा जिसमें हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा। यस, उसने पैसा दिया 3000 पे, हमें बेस्ट सर्विस भी देना है।
अदरवाइज मैं अगर पैसा सिर्फ मांगूंगा, मैं बेस्ट सर्विस फीस नहीं दे दूंगा, फेल हो जाएगा फिर से वो। आ रही कि नहीं आ रही बात में, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो जो भी कोई तुम्हारा मॉडल है वो सस्टेनेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हायर स्टडीज करनी क्यों है, रीजन उसके पीछे 3 रीजन। सबसे पहला रीजन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग जो अभी तक तुम्हारा नहीं है। ब्रांडिंग क्या चीज है? ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसको लोग जानते हैं, वो ब्रांड होता है, उसको ब्रांड मानते हैं। अब एक कोई आजकल एक गाड़ी घूम रही है रोड के ऊपर सिट्रोएन के नाम से ना, सिट्रोएन कुछ ऐसी कंपनी आकर आई है, जानते उसको नहीं जानते, तो वो ब्रांड नहीं है भाई। हायुंडई कोई भी नई गाड़ी लॉन्च कर दे, कोई भी एक्सवाईजी अलग गाड़ी लॉन्च कर दे, उसका पता नहीं चलता हायुंडई क्या, एकदम से हाईलाइट हो जाता है क्योंकि ब्रांड बन चुके हैं इंडिया के अंदर। मे बी वो जिस कंट्री की कंपनी है वो वहां के लिए उसका ब्रांड हो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? महिंद्रा साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा बिजनेस करती है, मे बी वो वहां पे ब्रांड हो, यहाँ पे मे बी वो उस लेवल का नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो ये ब्रांडिंग होती है। अब तुम ब्रांडिंग अपनी कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ब्रांडिंग करने का तरीका एक तो हायर स्टडीज है, दैट इज द आईटी टैग। क्या क्वालिफिकेशन तुम्हारी? सर आई एम द एलुमनी ऑफ आईटी मद्रास, आई एम द एलुमनी ऑफ दिस आईटी, आई हैव डन प्रोजेक्ट अंडर दिस प्रोफेसर। अच्छा ये प्रोफेसर जो इस चीज का एक्सपर्ट है, जो इस चीज का है, ये चीज होती है ब्रांडिंग, जिससे लोग तुम्हें जानना स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और आईटी के जो ब्रांड होते हैं वो वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है उसकी, पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रीजन दैट इज द स्पेशलाइजेशन, दैट इज द स्पेशलाइजेशन जो नहीं है तुम्हारे पास अभी, क्योंकि आज की जो नीड इंडस्ट्रीज की, आज की नीड इंडस्ट्री की जो है वो स्पेशलाइजेशन पर्सन की है। स्पेशलाइज्ड इन जियोटेक, स्पेशलाइजेशन इन पावर सिस्टम, स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई, स्पेशलाइजेशन इन ई वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंट। आज का जो नीड है इंडस्ट्री का स्पेशलाइजेशन का है। बैचलर लेवल पे प्लेसमेंट्स में ट्रबल आया है, मास्टर्स लेवल पे प्लेसमेंट में कोई ट्रबल नहीं आया है। कंप्यूटर साइंस में आईटीज के अंदर 2024 में ओनली 25% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ आईटीज के अंदर, ओनली 25%। लेकिन व्हाट अबाउट द मास्टर्स? 100%। बट यू शुड बी कैपेबल फॉर दैट। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ 100% है, तो इसका मतलब ये नहीं वो ऐसे ही ले जाएंगे कि अगर आईटी का ब्रांड है तो ऐसे ही ले जाएंगे, नहीं। तुम्हें यार अपने आप को रिफ्लेक्ट तो करना पड़ेगा कि यस आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस राइट जॉब। मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूं प्राइवेट के केस में, प्राइवेट एंड पब्लिक के केस में दे वांट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो ये एक ऐसा रास्ता है, दिस इज द सेफेस्ट वे टू मेक करियर, दैट इज द हायर स्टडीज। तीसरा रीजन हायर स्टडीज करने का, दैट इज द एक्सपोजर। मेजोरिटी पंजाब से है, वो एक लड़का अदर स्टेट से है, आपको कुछ ना कुछ उससे लर्न करने को मिलेगा। मे बी चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, मे बी शायद वो उसके कल्चर से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ। नाउ थिंक अबाउट एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कॉलेज, ऐसी क्लास जहां पे मे बी 15-20 प्लस अलग अलग स्टेट का बच्चा बैठा है। एक ऐसा क्लास, एक ऐसा कॉलेज जिसमें पूरे इंडिया का बच्चा आता है, हर स्टेट से आता है। मे बी एक ऐसा कॉलेज या ऐसा यूनिवर्सिटी जहां पे अलग अलग कंट्रीज के बच्चे बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोजर। तुम कोई भी एक टूर लगा के आना, फॉर एग्जांपल कहीं पे घूमने फिरने का, या वैसे कोई टूर लगा के आना, तुम्हारा आके थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी जरूर चेंज होता है। मतलब पंजाब का पंजाब में नहीं, पंजाब से अदर स्टेट में जाके आना, तुम्हें पता लग जाएगा कैसे चेंजेस होते हैं, तुम्हें डिफरेंस पता लग जाता है। इंडिया में किसी अदर स्टेट में जा रहे हो, किसी और कंट्री में टूर लगा के आ रहे हो, तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है चीजों का, और वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर आती है चीजें, वो पर्सनैलिटी के अंदर आती है। आ रही कि नहीं आ रही बात सुने? तो ये 3 मेन रीजन है जिस कारण से तुम्हें हायर स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए। दैट इज द एमटेक प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम, एंड थर्ड वन इज योर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। डायरेक्ट पीएचडी में कितना स्कॉलरशिप तुम्हें दे रहा है? 38,000 से लेके 80,000। और इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया भी डेवलप नहीं हुआ, तब भी तुम्हें इतना पैसा दे रहा है। Now think about those countries जहां जो डेवलप्ड है। Now think about those countries जो डेवलप्ड है। That is my next slide. That is the foreign universities abroad. जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं everyone should go for the higher studies, क्योंकि जो तुमने बीटेक के दौरान अभी तक किया है, मेरे को नहीं पता आपने लाइफ को कितना कभी तक एंजॉय किया है, मेरे को नहीं पता। लेकिन इसके बाद के जो हायर स्टडीज, जिन डोमेन्स की तुम्हें मैं बात कर रहा हूं, आईटीज, ट्रिपल आईटीज, अब्रॉड में कुछ यूनिवर्सिटीज में तुम्हें नाम बताऊंगा मैं, अगर तुम वहां पे जाते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, तुम्हें लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है, एक्सपोजर चाहिए तुम्हें। नाउ इफ यू आर टारगेटिंग अब्रॉड, मैं आपको 3 रास्ते बता रहा हूं, मैं ध्यान से सुनना। और
जो भी अब्रॉड जाना चाहता है, खास करके अगर मैं पंजाब या किसी भी स्टेट में कोई बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, किस पर्पस से तुम जाते हो? अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा। लेकिन पैसा खर्च करके पैसा कमाना, ये कोई कहां की बात हुई यार? पैसा खर्च करके पैसा कमाना कहां की बात हुई? नहीं करना ऐसा। व्हाट इज द वे टू गो अब्रॉड? दैट इज व्हाट आई एम गाइडिंग यू। अगर तुम अब्रॉड टारगेट कर रहे हो तो 3 तरीके हैं, 3 वे हैं अब्रॉड जाने के। पहला, अगर तुम मास्टर्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो मेरा एडवाइस हर किसी को ये रहता है, डोंट वेस्ट 30, 40, 50 लाख मत वेस्ट करना। यूएसए वगैरह या अदर कंट्रीज के लिए मत वेस्ट करना। टारगेट दी यूरोप। यूरोप टारगेट करो, स्कैंडिनेवियन दिस कंट्रीज टारगेट करो जहां पे एजुकेशन इज फ्री। स्कॉटलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होते हैं, जिसको इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, उसमें एजुकेशन इज फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है तुम्हारा। अब बात आ जाती है सर रहने खाने पीने का, डेफिनेटली वो खर्चा होगा। वो खर्चा तुम्हारा 10-12 लाख से ज्यादा नहीं होता है। तो तुम्हारा खर्चा कितना? 10-12 लाख से ज्यादा नहीं होता है, जिसको तुम एक्स्ट्रा वर्क करके तुम कर सकते हो। पहला वे। दूसरा वे इज डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। क्योंकि पीएचडी, जैसे तुम्हें मैंने बताया, पीएचडी में करना क्या होता है? तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है प्रोफेसर के पास। अब उसके लिए तुम्हें पैसा मिल रहा है। सिमिलरली जो पीएचडीज हैं, पीएचडी को ना एक पढ़ाई मत लेके चलना, पीएचडी एक जॉब होती है। पीएचडी एक जॉब होती है, और बहुत सारी कंट्री पीएचडी को पीएचडी नहीं लिखती हैं, खास करके यूरोप के अंदर उसको जॉब लिखती है कि देयर इज द जॉब ओपनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये प्री रिक्विजिट्स है कि जिस कैंडिडेट को अप्लाई करना है उसमें ये प्रोफाइल चाहिए, ये स्किल्स होने चाहिए। जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेटेंट फाइल किए हुए हैं, इसका रोल है, इसका इंपैक्ट है। अब इसको कैसे अप्लाई करने का तरीका तुम्हें वो भी बताऊंगा मैं कि कैसे करना होता है। सो सेकंड वे इज टू गो अब्रॉड, इज डू मास्टर फ्रॉम इंडिया, गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। क्योंकि पीएचडी वर्ल्ड वाइड आर फुल्ली फंडेड प्रोग्राम, फुल्ली फंडेड प्रोग्राम, इसके बिना होती नहीं है। क्योंकि तुम एक काम पे कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, और इंडिया में स्कॉलरशिप तुम्हें जो मैक्सिमम मिल रहा है वो कितना था? 80,000। और वो भी एक स्कीम है पीएमआरएफ। किसी ने पूछा नहीं मेरे को सर पीएमआरएफ क्या है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो पूरे इंडिया में 750 बच्चों को मिलता है। उसका एक प्रोसीजर है, तुम्हें रिसर्च प्रपोजल लिखना है, इंटरव्यू होगा, वो सारी चीजें होगा। नाउ दिस इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। नाउ व्हाट अबाउट द डेवलप्ड कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूं मैं, जहां पे पीएचडी की जो असिस्टेंटशिप है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $2,500 एंड गोज अप टू $4,500, $5,000 पर मंथ। पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। और जहां पे तुम्हारा खर्चा $1,200-1,500 से ज्यादा नहीं है, इतना का खर्चा है। और जाना का एक्सपेंस तुम्हारा 1.25 मैक्सिमम 2 लाख, जिसमें मैं एयर टिकट मिला के बोल रहा हूं मैं 2 लाख। कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अकाउंट में कुछ दिखाना है, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ध्यान से समझना प्रोसेस क्या है, पीएचडी क्या है। जब तुम वीजा के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे तो तुमसे पूछेगा क्या करने के लिए जा रहे हो? सर मैं प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, इस प्रोफेसर के अंडर जा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, और मेरे को उसके लिए इसकी इतना असिस्टेंट मिलेगी। डन। क्योंकि उसको पता तुम एक पर्पस से जा रहे हो। दूसरा वे क्या होता है कि तुम कोई 8 महीने के कोर्स के लिए जा रहे हो, कोई 10 महीने के कोर्स के, उसको पता है क्या करने के लिए जा रहे हैं, उसको पता है, तभी तो रिजेक्ट होते हैं। अदरवाइज क्यों रिजेक्ट होते हैं? और वीजा एडमिशन की फॉर्मेलिटी है सारी की सारी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो तुमने जहां पे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, अब मेरे को बताओ पीएचडी में जिस प्रोजेक्ट के अंदर तुमने काम करना है उसका सिलेक्शन कौन डिसाइड करेगा? प्रोफेसर करेगा या यूनिवर्सिटी करेगी? प्रोफेसर करेगा। क्यों प्रोफेसर करेगा? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करेगा ना कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन अच्छा कर सकता है, कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसका प्रोफाइल मेरी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है, प्रोफेसर करेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? और प्रोफेसर क्यों करेगा? अगर उसकी रिक्वायरमेंट और तुम्हारा प्रोफाइल का मैचिंग हो रहा है तब करेगा वो, नहीं करेगा वो। और उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना होता है, उसके लिए प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग होता है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग होती है। जिस भी बच्चे ने पेटेंट फाइल किया एक पर्टिकुलर डोमेन में, और तुम टारगेट करना चाहते हो कि मैं सर अब्रॉड टारगेट करना चाहता हूं, मास्टर्स या पीएचडी के लिए इसी डोमेन में मैं जाना चाहता हूं, तो तुम्हें ऐसे यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, तुम्हें ऐसे प्रोफेसर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिस डोमेन में तुमने वो किया है, पेटेंट फाइल किया है, कौन प्रोफेसर ऐसा जो उसी सिमिलर टाइप ऑफ डोमेन में काम कर रहा है, जिसके पास प्रोजेक्ट है, तो तुम्हें उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। आ रही कि नहीं आ रही बात में? सो दिस इज द सेकंड वे टू गो अब्रॉड। नाउ थर्ड वे विच इज द बेस्ट वे। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसका 8+ CGPA है? 8+ CGPA कर लो यार, आप खड़े शर्मा के रहे हो। या थर्ड ईयर में कोई ऐसा है जो जिसको लगता है मैं 8+ कर लूंगा मैं? 2-4 ही, चलो कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड, एक पीछे हाथ खड़े।
थर्ड वे इज टू गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए आफ्टर द बीटेक। और ये सुनी नहीं है पूरे इंडिया में। आईटी अभी हम आईटी धारवाड़ जाके आए हैं, वहां पे बीटेक के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए हम प्रिपेयर करके आए हैं। उनको भी नहीं पता था डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए में कुछ ऐसी चीज होती है। उनको ये लगता था कि डू मास्टर फ्रॉम इन इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। डायरेक्ट पीएचडी जैसे इंडिया में है वही अब्रॉड में ही है। लेकिन कोई प्रोफेसर आपको 2,500 क्यों देगा, कोई प्रोफेसर आपको क्यों रखेगा? वो तभी रखेगा अगर वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, और अगर आप उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो तभी वो रखेगा। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बीटेक के प्रोजेक्ट, तुम्हारी इंटर्नशिप या जो तुम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो तुम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एकेडमिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं कि तुमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर सीख लिया, या आपने फॉर एग्जांपल इसमें आपका सिविल के अंदर होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, तो उसको लर्न कर लिया, अपने ऑटोकैड वगैरह सीख लिया या कुछ और सॉफ्टवेयर सीख, तो वो लिखता है वहां पे कि ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज आपको आनी चाहिए, तभी वो आपको रखेगा। आगे की बात समझ। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट है, सर हमें नहीं करनी पीएचडी, हमें नहीं करनी पीएचडी, अब क्या करना है ना? अब मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, ये लिखा नहीं है कहीं पे लेकिन होता है। देखो जैसे तुम लोग यार 45 लाख रुपए लगा के तुम अब्रॉड जा रहे हो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गोइंग, तो ये भी तो एक रास्ता हो सकता है ना फॉर द सेक ऑफ गोइंग, जिसमें तुम्हारा खर्चा भी कुछ नहीं आ रहा, 2 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा आ रहा है और तुम्हें असिस्टेंटशिप मिल रही है, और तुम्हें सिर्फ 5 दिन काम करना है, और तुम्हें सिर्फ 8 घंटे काम करना है, 2 दिन फ्री हो, तुम्हें कोई लेबर वर्क नहीं करना एक्स्ट्रा, तुम्हें सफिशिएंट पैसा मिल रहा है सस्टेन करने के लिए, तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर। नाउ व्हाट इज द वे? तुम डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाओ या पीएचडी के लिए जाओ अब्रॉड, 2 साल के बाद तुम्हें कोई जॉब सर्च करना है वहां पे, और जॉब तुम्हारा टेक्निकल डोमेन में होना चाहिए। कोई लेबर वाला नहीं कि सर मैं टैक्सी चलाने लग गया हूं मैं, या किसी होटल पे लग गया हूं मैं, वो जॉब नहीं, कोई टेक्निकल जॉब, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो रिक्वायर द स्किल्ड पर्सन। अगर 2 साल के बाद तुम कोई जॉब लेके अपने प्रोफेसर के पास चले जाते हो कि सर मेरा जॉब लग गया है, अब इस टाइम पे मेरे को पैसे का नीड है, मैं इस टाइम पे पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर सकता, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स आई कैन कंटिन्यू दिस, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, जो भी रीजन है, क्योंकि बहाने बनाने में हम लोग इंडियंस बहुत शेर हैं, बहुत रीजन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस कारण से आफ्टर 2 ईयर्स तुम्हें क्या करना है, एक पर्पज से वहां पे जाना है, लेकिन तुम्हें जॉब दिखानी पड़ेगी कि लग गया है, ऐसे नहीं कि अकेला बोलने से हो जाएगा। और वो प्रोफेसर दे नो, और वो बहुत जेन्युइन होते हैं, जो तुम उसको बोलोगे ना बात वो एक्सेप्ट करेगा, और 2 साल तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ढंग से काम भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ 2 साल निकालने हैं फिर नहीं तुम्हें कभी भी करेगा वो। तो आफ्टर 2 ईयर्स अगर तुम्हारा वहां पे जॉब लग जाता है तो तुम्हें वो एक एमएस का डिग्री अवार्ड कर देगा और तुम वहां से आउट हो सकते हो। अब सोचो क्या हुआ, तुम्हें जाने के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ, तुमने पूरा 2 साल आराम से निकाले हैं, पैसा सेव भी किया है, मिनिमम $800 यू कैन सेव, मिनिमम बोल रहा हूं तुम्हें मैं, मिनिमम। और हम लोग इतना तो पता नहीं कितना वेस्ट कर देते हैं, $500-600 का तुम्हारा रहने का ये रेंट होता है वहां पे कनाडा या यूएसए वगैरह के अंदर। तो ये बेस्ट वे है तुम्हारे पास। अब एक वे मैंने तुम्हें बताया डायरेक्ट पीएचडी, सेकंड इज डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड एंड टारगेट ओनली दोज कंट्रीज जहां पे रिसर्च होती है, जहां पे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, यूरोप वगैरह या यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह नहीं। राइट, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज है, कनाडा में भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वगैरह, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो तुम्हें असिस्टेंटशिप देगी, अदरवाइज आपको असिस्टेंटशिप नहीं देगी। अदरवाइज थ्रू दिस गेट एग्जामिनेशन 4 यूनिवर्सिटीज और हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन लेती हैं। है किसी को आइडिया वो 4 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? है किसी को आइडिया? 4 यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ननियान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, RWTH म्यूनिक, RWTH जर्मनी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेती है एडमिशन। और पॉइंट वही है, प्रोसेस वही रहेगा सारा का सारा, प्रोसेस वही रहेगा सारा का सारा। बात आ गई समझ में? तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे पास अब्रॉड के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं और ओपन है। अच्छा एक चीज और भी होती है कि अगर तुम, जैसे मैंने बोला यूएसए में सबसे ज्यादा खर्चा होता है तुम्हारा जाने का, मतलब मास्टर्स के लिए, तुम 6 महीने अगर वहां पे सर्वाइव करके तुम उसको बाद में पीएचडी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ये भी एक रास्ता होता है। राइट, नाउ अबाउट, खत्म करना है, टाइम तो दे दो मेरे को, ये सुनना है या लंच के लिए जाना है? हाँ 10 मिनट कंप्लीट करते हैं, मैं कौन सा रोज आता हूं यार, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं, 10 मिनट करते हैं। दूसरा वे है, आप में से बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट की भी इंटरेस्ट होगा, मैनेजमेंट डोमेन्स में जाने का। ध्यान से सुनना, 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे।
देयर इन ईच एंड एवरी आईआईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज। हर आईआईटी, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, राइट। और उसमें एंट्री करने का तरीका क्या है, दैट इज द गेट एग्जामिनेशन। मतलब उठना मत, 10 मिनट प्लीज। मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, क्योंकि होता पता है क्या है, 4-5 साल के बाद तुम मेरी बातों को याद करोगे, जब तुम में भी तुम्हारे साथ का कोई निकल जाएगा, और फिर हम नॉर्मली बोलते हैं यार मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं। बहुत लोग मिलते हैं मेरे को ऐसे कॉलेजेस के अंदर जो बैठे होते हैं, टीचर्स बैठे होते हैं प्रोफेसर प्रेजेंटेशन में, सर हमारे टाइम में तो ये गाइडेंस नहीं होता था, हमें तो किसी ने बताया नहीं है। थोड़ा सा यार पेशेंस रखो, तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं है। तो मैनेजमेंट कोर्सेज हर आईआईटी एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, जहां पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन 3rd ईयर मैं बता चुका हूं, लेकिन आप में से किसी ने उसको अप्लाई नहीं किया, उसको लीव कर दीजिए। वाई हायर स्टडीज मैंने बता दिया तुम्हें। अदर एग्जामिनेशन, आप लोगों में से किसी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का नाम सुना है, ईएससी? वेरी गुड। क्या चेंज हुआ है रिसेंटली उसमें? आईआरएमएस तो पूरा बताओ ना, आईआरएमएस तो पहले साल तो 19 में बन गया था बोर्ड, आईआरएमएस तो ये भी अधूरी बात है। सही एग्जैक्ट बताओ, स्पीक बात। मैं बताता हूं तुम्हें। इंजीनियरिंग सर्विसेज देखो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं कोई डिपार्टमेंट्स के नाम ले रहा हूं, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंटर उसके बाद आपका आ गया सेंटर पीडब्ल्यूडी आ गया, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आ गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आईएएस ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईएएस ऑफिसर, जैसे आईएएस ऑफिसर होता है ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी होता है आईएएस। एग्जाम का नाम नो डाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, लेकिन पोस्ट आपका आईएएस के इक्विवेलेंट होता है, आईएएस होता है, सॉरी। अब इसमें इन डिपार्टमेंट्स में अगर आपको एंट्री करनी है एट असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का जो पोस्ट होता है ना, वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बराबर होता है। आप एक्सीएन जानते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक्सीएन होते हैं, जेई होता है, एई होता है, फिर एक्सीएन होता है। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का जो पोस्ट है वो इस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है। ये हर साल एग्जाम होता है, 3 स्टेजेस इसके अंदर होती हैं। अब नया क्या हुआ है इसके अंदर, देखो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो बच्चा लिखता था उसके लिए जो सबसे बड़ा क्रेज होता था ना बच्चों का, वो क्या होता था, रेलवेज, रेलवेज होता था। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में रेलवेज को इसमें से हटा दिया कि रेलवे का रिक्रूटमेंट हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू नहीं करेंगे। वहां पे एक नया बोर्ड बनाया गया, दैट वाज आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। आरएमएस ने बोला कि अब हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, टेक्निकल पोस्ट का उसको मैनेजमेंट सर्विसेज में डाल दिया। तो मैनेजमेंट इज समथिंग एल्स, टेक्निकल इज समथिंग एल्स। तो हुआ साल 2 साल हुआ, और वो आरएमएस बोल रहा है कि हम जो रिक्रूटमेंट है वो करेंगे सिविल सर्विसेज के थ्रू, रेलवेज के लिए। रीजन जो भी था पता नहीं, कोई क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अभी 5 अक्टूबर को क्या हुआ है कि आरएमएस ने बोला, अब उसने 2 पोस्ट अलग कर दिया, टेक्निकल अलग कर दिया और मैनेजमेंट सर्विसेज का अलग कर दिया। और मैनेजमेंट सर्विसेज को फिर से उन्होंने सिविल सर्विसेज कर दिया, और टेक्निकल पोस्ट को उन्होंने नया पोस्ट का नाम दे दिया, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। उसका रिक्रूटमेंट उनसे फिर से क्या कर दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू कर दिया। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज का जो कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से वो रफली 50% होता है, रफली 50% होता है, राइट। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती हैं किस ब्रांच के लिए आती हैं, सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज। अब इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, दैट इज देयर। इसके अलावा शॉर्ट में चलेंगे हम लोग। इसके अलावा आपके स्टेट के जेई एग्जामिनेशन, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पे अपनी जेई और एई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्रबल है, क्या ट्रबल है कोई बता सकता है आपकी स्टेट जेई में? ठीक है, सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेजॉरिटी टारगेट करते हैं अपनी स्टेट जेई का। मेरा अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड, कब आएगी नेक्स्ट वैकेंसी, कितनी आएंगी, और क्या गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? वो तो प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, नो डाउट। ये अनसर्टेनिटी है कि कब आएंगे। अब ऐसे टाइम पे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कब आएंगी, तो ऐसे टाइम पे करना क्या होता है, ऐसे टाइम पे तुम्हें अपने स्किल एनहांस करने हैं, तुम्हें प्रिपरेशन करनी होती है, और कुछ ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना होता है जो बहुत श्योर सक्सेस दे देगा तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें बताया, गेट एग्जामिनेशन लिखो, हायर स्टडीज में जाओ, स्किल एक्वायर करो, नॉलेज एक्वायर करो, ब्रांडिंग करो, उससे तुम्हें इसका बेनिफिट होगा, राइट। तो स्टेट जेईई जरूर टारगेट करो, सिविल वाले करो बिल्कुल टारगेट, कोई मना नहीं है, लेकिन पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। और दूसरा चीज मैं तुम्हें एक और बताता हूं,
लाइफ के अंदर ना जॉब करने की जल्दी मत करना। पूरी जिंदगी पड़ी है लाइफ जॉब करने के लिए, पड़ी है पूरी जिंदगी जॉब करने के लिए। लेकिन जो तुम्हें अगले 2-4 साल 5 साल जो है ना तुम्हारे, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करो कि करना क्या है। अब्रॉड जाओ, IITs जाओ, गेट एग्जाम टारगेट करो, और भी एग्जाम्स लिखो, लेकिन मेहनत करो 2-4-5 साल। उसके बाद तुम पूरी जिंदगी पढ़िए करते रहो यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम 25 में पास आउट हुए, 26 में पास आउट हुए और इमीडिएटली JEE का जॉब आ गया, उसके बाद आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि आपको नहीं पता कब आएगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आएगा ही नहीं, बोलोगे नहीं सर आएगा तो सही, चाहे साल के बाद आए, चाहे 2 साल के बाद आए, चाहे 4 साल के बाद, वो तो आना ही आना है, उसमें तो कोई है ही नहीं है। क्योंकि रीजंस मैंने तुम्हें बताए हैं, ग्रो कर रही है चीजें, नीड्स बढ़ रही है, वो तो होना ही होना है, राइट। उसके बाद आपका SSC JEE, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होता है ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। SSC की अच्छी बात यह है ये हर साल होता है। SSC का जो SSC एक बोर्ड है जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हर साल करता है, तो इसको तुम टारगेट कर सकते हो। 2 स्टेजेस होती है इसके अंदर, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। RRB JEE, रेलवेज, आप में से किसी के पास डिप्लोमा है? हाँ, अप्लाई किया था रेलवेज में, RRB JEE के लिए अप्लाई किया था? नहीं किया अप्लाई। अगर अप्लाई किया तो मैं क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट ईयर की पढ़ रहे हो, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब RRB के लिए अच्छी बात क्या है, देखो अभी 2024 में इसका आया रफली 7200 के आसपास वैकेंसीज आई, 7200 के आसपास। अब इसकी पिछली बार जो इसका एग्जाम हुआ था, कब हुआ था रिक्रूटमेंट लास्ट टाइम RRB JEE का? 2018 के अंदर, तो 18 के बाद आए 24 में, 6 साल के बाद। लेकिन अच्छी बात क्या है, RRB ने अब ये बोला है कि अब हम लोग JEE का जो रिक्रूटमेंट है वो हर साल किया करेंगे, और इसके लिए अभी इन्होंने एग्जाम कैलेंडर भी निकाला है कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट करेंगे 25 में भी। तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रेलवे की जॉब को बहुत अच्छा माना गया है, चाहे JEE का है, चाहे तुम्हारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है, या कोई भी है, राइट। तो RRB तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लास्ट आ गया तुम्हारा सेंट्रो-ओब्लिक-स्टेट एग्जामिनेशन। बहुत ऐसे एग्जाम है, बहुत ऐसे एग्जाम है, बहुत सारे तो तुम्हें पहले बताए मैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे तुम्हें हर साल वैकेंसीज आती हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है। टेक्निकल ऑफिसर मतलब इंजीनियर का, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, हर ब्रांच का रिक्वायरमेंट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बैंकिंग में इंजीनियर का क्या रोल है, इंश्योरेंस में क्या रोल है, इस बिल्डिंग का फोक करना है, क्या कहते हैं अपना वैल्यूएशन करनी है, कौन करेगा, लोन लेना है, या इसका इंश्योरेंस करना है इस बिल्डिंग का, कौन करेगा, इंजीनियर करेगा उस पर्टिकुलर डोमेन से। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाना चाहती है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक से, कौन करेगा उसका असेसमेंट, कितना लोन देना है, उसमें रिस्क कितना का है, ये सारी चीजों के लिए जो करता है वो टेक्निकल ऑफिसर का इसमें रिक्वायर। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, उसका असेसमेंट करना है, सर्वे करना है, कौन करेगा, इंजीनियर करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम पूरे साल के अंदर आते रहते हैं। देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में यही बोला कि जो भी तुम एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसको पहले ढंग से एनालिसिस करो। गेट की रिक्वायरमेंट क्या है, गेट टारगेट करे उसकी रिक्वायरमेंट करो, चेक करो, SSC की रिक्वायरमेंट चेक करो, RRB की चेक करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की चेक करो, तुम अपने स्टेट की JEE की चेक करो। मतलब चेक करोगे कैसे, क्या तरीका चेक करने का, कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, बोलो। सिलेबस से नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैं बोल रहा हूं गेट में भाई 90% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे पता लगा मेरे को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगा। तो हमें क्या करना है, जब कोई भी तुम एग्जाम टारगेट कर रहे हो, पहले उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझो। क्योंकि अगर तुम अननेसेसरली एफर्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो तुम गेट की, और तुम रट्टा मारने में लगे हुए हो, याद करने में लगे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने में लगे हो, आना ही नहीं वहां पे, तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर गेट के लिए टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उसी हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। तो जब तुम कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसको तुम्हें पहले उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किससे होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा। दूसरा, फिर जब तुमने एनालिसिस कर लिया उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और जो लोग कॉलेज गोइंग है, खास करके जो 3rd ईयर में, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिपरेशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। करना क्या है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट कॉलेज में चल रहे हैं उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। दिस इज द ओनली वे टू प्रिपेयर द गेट एग्जामिनेशन, इज द ओनली वे। सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, लेकिन नोट्स से नहीं होगा।
आपके कॉलेज नोट्स से नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज नोट्स कॉलेज के एग्जाम के हिसाब से तैयार करवाए हैं टीचर्स ने, तो उसको उस कंसेप्ट वाइज वो तुम्हें नोट्स चाहिए ढंग से, या तो तुम उसको बुक में से बना सकते हो, या अदरवाइज बहुत सारे प्रिपरेशन मॉड्यूल्स होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो करवाते हैं, तो वहां से तुम अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद लास्ट तुम्हारा ट्रेनिंग किस सेमेस्टर में होता है? 6 महीने वाला 8th में, 8th सेमेस्टर में। उस टाइम को यूटिलाइज करना है, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मैंने तुम्हें इससे पहले बहुत सारी ऐसी जगह बताया जहां पे ट्रेनिंग का रोल है, इंटर्नशिप का रोल होता है। जहां पे भी कहीं पे भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे, जहां पे भी तुम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओगे, या तुमने अगर अब्रॉड अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, वहां पे तुम्हारी इंटर्नशिप और तुम्हारी ट्रेनिंग का रोल है। सोच रहा था इतना ही बोरिंग नहीं है यार? बोरिंग है? फिर तो वहां पे तुम्हारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग का रोल है। लेकिन अब करना क्या है? 6 महीने होता क्या है, हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, घूमने फिरने लग जाएंगे, ऐसी जगह ट्रेनिंग लगवा लेंगे जहाँ पे जाने का रोल ना हो, मतलब ना हो, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यहाँ पे टीचर से बात कर रखी है, नंबर लग जाएंगे, वो लगाने पड़ते हैं उनको मजबूरी में बहुत बार कि बच्चे के परसेंटेज बन जाए या फेल ना हो जाए, जो भी रीज़न है। अब हमें करना है क्या है, उस 6 महीने को यूटिलाइज कर लो यार। करना क्या है, किसी ऐसी जगह पे ट्रेनिंग लगवाओ जहाँ पे हफ्ते में 1 दिन जाना हो, जहाँ पे हफ्ते में 1 दिन जाना हो, लेकिन 1 दिन जाके वहाँ पे तसल्ली करो पूरे हफ्ते के हिसाब से, ढंग से लर्निंग करो, ढंग से चीजों को एक्वायर करो, लर्निंग एक्वायर करो, ठीक है नहीं? बाकी जो पीछे 5-6 दिन बचे, उनमें से जो भी तुम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसको प्रिपेयर करो और उस टाइम को वेस्ट मत करो। मैं नहीं तुम्हें बोलूंगा कि तुम घूमने फिरने मत जाओ, बिल्कुल जाओ घूमने फिरने, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उस 6 महीने में एटलीस्ट तुम 4-4.5 महीने को यूटिलाइज कर लो। क्योंकि तुम कोई भी एग्जाम को टारगेट करोगे, कोई भी एग्जाम को टारगेट करोगे, उसको 8-10 महीने लगेंगे तैयारी करने में। उसको क्या करेंगे? 8-10 महीने लगेंगे तैयारी करने में। और उस 8-10 महीने में अगर तुमने कॉलेज गोइंग वाले 4-5 महीने में यूज कर लिया तो तुम्हारा बाद में बर्डन कम हो जाता है। क्योंकि जैसे तुम बीटेक पास आउट हो जाएंगे, तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे बहुत सारी पोस्टर के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट निकाल रही है, चाहे वो स्टेट जेई का जॉब आ गया, तुम्हारी तैयारी है ही नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात में? और अगर तुम अभी से चीजों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये 6 महीने वाले साइकिल को आपने ढंग से यूज करना है। एक लास्ट अनाउंसमेंट है, क्या लिखा हुआ है ये? सरल गेट सफल गेट। खास करके जिन बच्चों ने इस बार अप्लाई किया हुआ है, या खास करके जो लोग में भी आने वाले फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? और 2 मिनट पेशेंस रख लो यार। उस्ताद जी बैठ जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाओ यार। और जाना सारा नहीं है, मैं भी जाना ही है। कोई पर्सन बाहर तो आया, उसका इन्ना रिस्पेक्ट कर सकते हो यार। इतनी देर बैठे हो, 5 मिनट और से पूरी हाथी निकल के पूछ रहेगी। लास्ट में अनाउंसमेंट देखो, नाम क्या है इसका? सरल गेट सफल गेट। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया हुआ इसके लिए। इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने तुम्हें शुरू में प्रूव कर दिया कि अब तुम्हें 100 नंबर का पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 80 नंबर का करो ढंग से, और सिर्फ वही सिलेक्टेड टॉपिक करो जो तुम लोग गेट में जहां से आता है। ये एक मॉड्यूल है, योरपीडिया ने पूरे इंडिया में लॉन्च किया हुआ है, एंड दिस इज फ्री। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। इस टाइम पे रफली 10,000 प्लस बच्चा इस मॉड्यूल का बेनिफिट ले रहा है। 10,000 प्लस बच्चा इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। अब ये मॉड्यूल है क्या चीज है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि गेट का पूरा 500 घंटे का मॉड्यूल है। हमें 500 घंटे नहीं करना, तो वैसे भी 3 महीने बचे हैं, 3 महीने तुम्हें वैसे भी नहीं होगा, या सपोज तुम अगले साल के लिए भी टारगेट कर रहे हो। हमने इस 500 घंटे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया रफली 180 घंटे के आसपास, और हमने वो टॉपिक आइडेंटिफाई किए जहां से क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्वेश्चन आता है। 2 टॉपिक है सिर्फ हाइड्रोलॉजी के जहां से क्वेश्चन आता है। सिर्फ वही 2 टॉपिक हमने पढ़ाए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, और तुमने प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चंस, तुम्हारे टॉपिक तैयार हो गए। 3 नंबर का आता है यहाँ से। सिमिलरली सर्वेइंग, सिमिलरली हर सब्जेक्ट। तो हमने इस मॉड्यूल में क्या किया है, इसमें हमने 180 घंटे के मॉड्यूल में पूरे को कंप्रेस कर दिया, और ओनली वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जहां से। और इसमें हम लोग रफली 70 नंबर का तैयार कर रहे हैं, 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का तैयार। और मैंने तुम्हें बताया 40 नंबर ले आओ, 35 नंबर ले आओ, तुम्हारा करियर बन जाएगा। अगली बात में, अब इस मॉड्यूल को ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है? अब इसके बाद मैं एक QR कोड दूंगा, वो QR कोड है इंजीनियर्स करियर पॉइंट के YouTube चैनल का।
उसमें बहुत सारी, उसमें वीडियो सेक्शन में जाके आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जहां पे थंबनेल के ऊपर सरल गेट सफल गेट लिखा होगा, राइट। उसमें वीडियो को क्लिक करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। क्या करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे जाके तुम्हें दो काम करने हैं। पहला, वहां पे बहुत सारे लिंक्स आएंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप के होंगे, तो आप अपनी ब्रांच के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल का, सिविल के हिसाब से उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहां पे तुम्हें शेड्यूल, क्लासेस इसकी 5 बजे के बाद होती है, कॉलेज वाला कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो उसमें तुम्हें शेड्यूल मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और उसके नीचे एक गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म में क्या है, उस गूगल फॉर्म को आपने भरना है, क्योंकि जो आप लाइव क्लासेस लगाओगे, या जो तुम्हें उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, या जो तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगा, या जो उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो टीचर वहां पे टीच कर रहा है, वो उस गूगल फॉर्म को भरने के थ्रू मिलेगा, क्योंकि उसके थ्रू मैं तुम्हें पैनल एक्सेस दूंगा, योरपीडिया का पैनल एक्सेस, जहां पे सारा वो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स होता है। आगे की बात सुन में, तो ये तरीका है आपको इसको करने का। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज द इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू मेक करियर। दूसरा, रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग लाइन जो मैंने बोला था, आज तुम इंजीनियरिंग के ऐसे एरा में हो जहां पे करियर बनाना बहुत आसान है। मैं तुम्हें चीजें प्रूव कर चुका हूं। मैं, कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। कहां 2 लाख बच्चा वर्सेस 60,000 बच्चा, और 60,000 में भी जो सेफेस्ट विंडो तुम्हें मैंने बताया 35 से लेके 60 नंबर का। इससे आसान फ्रेंड्स मैंने अपने 15 साल के करियर में इस डोमेन में मैंने इतना आसान नहीं देखा। मैं पिछले साल से बोल रहा हूं, हर कॉलेज में जा जाके 35-40 नंबर ले आओ, तुम्हारा करियर बन जाएगा। उससे पहले मैं बोलता था कि मिनिमम तुम्हें 50 नंबर चाहिए अगर तुम्हें करियर बनाना है। इतना आसान है, इतना आसान हो गई चीजें, राइट। नाउ इन द एंड, एनी क्वेरी इफ यू हैव, any query, any doubt if you have, I will be more than happy to answer your query. पूछो, कोई भी दिमाग में उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो, कोई भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो अभी। सिविल ब्रांच के लिए पीएसयू कौन कौन से, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं, विद गेट, विदाउट गेट। विद गेट आईओसीएल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी, उसके बाद आपका आ गया दिस बीईएल। सिविल ब्रांच की तो हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेंटेनेंस के थ्रू हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हो, मेजॉरिटी जगह पे सिविल का रिक्वायरमेंट होगा। बाकी फर्क कहां पे आता है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर किस चीज में ज्यादा डील करता है। जैसे नेशनल हाईवे है, इसमें मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसमें सिविल इंजीनियर को सबसे ज्यादा है। तो ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करती है चीजें, ये इसके हिसाब से, वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी जगह पे होती है। आरसीएफएल, एनएफएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, इसमें सभी जगह पे रिक्वायरमेंट होती है सिविल इंजीनियर का। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, कुछ चीजों का पता लगा कि नहीं लगा पता? एनर्जी से तो कर दो यार, खाना खाना जाके बोल, मैं रहा हूं, थक तुम गए। अच्छा, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं। तो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, कल को तुम प्रिपरेशन करना चाहो, क्योंकि सस्टेनेबल भी करना है ना मॉडल में, तो ऐसा नहीं तुम्हारा ही फायदा हो जाए अकेले का, मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो वी वो फीस स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे। फीस स्ट्रक्चर मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बात फीस स्ट्रक्चर की नहीं है। ऑनलाइन पे आपको चीजें मिल रही है 5,000 पे, मान लो सपोज, मैं क्लियरली ओपनली बोलता हूं, जैसे मैंने बोला, वी आर द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं, हम लोग 3,000 रुपए लेते हैं एक इंटरव्यू के लिए, चाहे वो 10 दिन के बाद आ रहा है, चाहे वो 1 महीने के बाद आ रहा है। बच्चा मेरे को बोलता है पैसे ज्यादा है, मैं उसको बोलता हूं कि अगर तुम्हें हमारे से बेटर क्वालिटी कोई 10,000 में दे रहे हैं ना, गो फॉर द 10,000, 3,000 के लिए मत जाओ। तो लाइफ में ना 2 चीजों में पैसे से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। प्लीज ये बुकलेट तुम्हारे साथ ही जानी, सुन लेना, ध्यान से सुनना। 2 डोमेन ऐसी हैं जिसमें तुम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। पहला एजुकेशन, दूसरा मेडिकल, अपनी चोट, अपनी डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि ये 2 ऐसी डोमेन है, अगर तुमने यहां पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। एजुकेशन और मेडिकल, तो इसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना प्लीज। तो पैसा जो भी हो, अगर उतना पैसा देके तुम्हें करियर बन रहा है, तुम्हें 2 लाख लग के अगर तुम यूएसए जा रहे हो और 2 लाख तुम पहले 4 महीने में पूरा कर पा रहे हो, तो उससे बेस्ट तो यार कोई चीज हो ही नहीं सकती है, राइट। चलो ठीक है जी, अभी मैं एंड करूंगा। इसमें एक स्कैनर में ओपन कर रहा हूं, दिस इज स्कैनर। इसको जाते हुए आप इसको स्कैन कर जाना, और जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना वो करना। अच्छा, दूसरा चीज, जो हमने आपसे डिटेल्स ली है ना, उसका पर्पस है, आपसे डिटेल लिया है ना अभी,
कईयों ने नंबर गलत भी डाले होंगे, कईयों ने नहीं भी डाले होंगे, उसका पर्पस है। उसका पर्पस ये है कि आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जहां जितने भी पंजाब के कॉलेजेस